अस्सलाम वालेकुम। आईटीबी की रिवीजन क्लासेस चल रही थी। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 3 को देखा था। चैप्टर 3 में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को देखा था, फिर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा था, फिर हमने बेसिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जिसमें एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, इसको देखा था। और उसके बाद हमने कंप्लीट डिटेल में इनको डिस्कस किया था। आज जो है, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम सोर्स ऑफ बिज़नेस फाइनेंस पढ़ेंगे। और इसमें हम देखेंगे कि फ़ाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, आप अपने फाइनेंस को किस तरह रेज़ कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म से, लॉन्ग टर्म से, और फिर डेट वगैरह को हम जो है वो डिस्कस करेंगे। जब भी कोई बिज़नेस हम बनाना चाहते हैं तो उस बिज़नेस के लिए हमें कैपिटल रिक्वायर्ड होता है, जारी सी बात है। उस कैपिटल को अब हम बहुत सारे तरीक़ों से लेके आ सकते हैं, तो इस चैप्टर में हम उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है जी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती क्या है? जब आप एक बिज़नेस बनाते हैं तो आप बिज़नेस के गोल्स या उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हैं, और आप देखना चाहते हैं कि आपका जो डेटा आपने जो आपने प्लानिंग किया उसके ऊपर काम हो रहा है या नहीं हो रहा, और आपका जो कैश है वो किस स्पीड से आ रहा है या जा रहा है। तो इस चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने को हम क्या कहते हैं कि हमारी जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। ये एक आर्ट है, साइंस है, जहाँ पे आप मैनेज करते हो कंपनीज़ के फंड्स को, ताकि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को मीट कर सको। मिसाल के तौर पर अगर आपको जून के अंदर 10 लाख रुपया चाहिए तो आपने पहले से ये डिज़ाइन किया होगा कि आपको जून के अंदर 10 लाख चाहिए। अगर आपके जो हैं फ़लाँ एक्सपेंसेस इतने हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके फ़लाँ एक्सपेंसेस कितने हैं, आपको रिसीवर से पैसा कितना आना चाहिए, कितने दिनों में आना चाहिए, ये तमाम चीज़ें आपने सेट की होती हैं। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ़्लो बेसिकली किस तरह बनती है? इसके अंदर आपके पास जो होता है कि आपके कैश कितना है, किन किन सोर्सेज से आया है, कहाँ कहाँ आपका कैश लगा है, उन तमाम चीज़ों की एक स्टेटमेंट बनाई जाती है, जिसे हम जो है वो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो कहते हैं। अभी आपसे रेलिवेंट है, आपको सिर्फ इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें समझ आ सके। तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाना, चीज़ों को एनालाइज करना और कंपनी के फंड्स को देखना कि कंपनी को कितना पैसा चाहिए, किस जगह पे उसको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, किस जगह पे उसको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है, उसके फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या है। तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करना हम क्या कहलाती है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाती है। तो आसान लफ्ज़ों में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, हमारी जो कंपनी है उसके फंड्स को हम मैनेज करते हैं ताकि हम अल्टीमेटली अपने कंपनी के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें। अगर किसी बंदे के पास अकाउंटिंग और फाइनेंस का नॉलेज है तो वो क्या करेगा, वो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकता है, जिसमें वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना सकता है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन इनकम बना सकता है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बना सकता है, ताकि इन चीज़ों से उसको मदद मिल सके। किसी भी कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट क्यों बनाई जाती है, उसकी मेन रीज़न ये है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट इस वजह से बनाई जाती है ताकि पता चल सके कंपनी के एसेट्स कितने हैं, कंपनी के पास जो है वो लायबिलिटीज़ कितनी हैं, और कंपनी के पास इक्विटी कितनी है। क्योंकि अगर आप लोगों ने अभी अकाउंटिंग में पढ़ लिया हो कि एसेट इज़ इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़, तो आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि एसेट हमेशा कैपिटल और लायबिलिटीज़ के सम के इक्वल होते हैं। तो अगर आपको अकाउंटिंग और फाइनेंस का नॉलेज है तो आप बैलेंस शीट बना सकते हो, और बैलेंस शीट से आपको क्या पता चल सकता है कि आपके कंपनी के अंदर एसेट कितने हैं, आपने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया था, और आपकी लायबिलिटीज़ कितनी है। इससे आपको आसानी हो सकती है। उसके बाद आप इनकम स्टेटमेंट बना सकते हो, आप बना सकते हो और देख सकते हो कि आपकी कंपनी का प्रॉफिट कितना है, आपकी कंपनी के एक्सपेंसेस कितने हैं, आपकी कंपनी की प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, आपकी कंपनी की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है, आपकी कंपनी की इन्वेंट्री कितनी है, सेल कितनी है, रेवेन्यू कितना है। इन तमाम चीज़ों को आप देख सकते हो अगर आपके पास अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का नॉलेज हो। तो इन चीज़ों से इंसान को हेल्प मिलती है और फिर जो है वो चीज़ों को लेकर हैंडल करता है। तो इससे आप बैलेंस शीट बना सकते हो, आप इनकम स्टेटमेंट बना सकते हो, और कैश फ्लो से क्या आप देखते हो कि आपके फंड्स कितने हैं और आपके फंड्स आपके पास क्या क्या हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है, अगर किसी भी बंदे के पास अकाउंटिंग और फाइनेंस का नॉलेज होगा तो वो क्या क्या कर सकता है, बैलेंस शीट बना सकता है, इनकम स्टेटमेंट बना सकता है, कैश फ्लो बना सकता है, और ये क्या की रिसोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैं उनके लिए ये की रिसोर्सेज हैं, क्योंकि इन चीज़ों की बेस के ऊपर वो जो है अल्टीमेटली अपना डिसीजंस लेंगे। वो देखेंगे कि हमारे एसेट कितने थे पिछले साल, इस साल हमारे एसेट कितने हैं, हमारा पिछले साल प्रॉफिट कितना था, इस साल प्रॉफिट कितना है। तो डिसीजन मेकिंग के अंदर उनको मदद मिल सकती है, और इस तरह करने से इंसान जो है वो एक प्रोफेशनल लुक भी आती है। अगर आपने एक कंपनी खोली है और वो कंपनियों का काम जो है वो जूते बनाना है,
और आप उसमें किसी भी किस्म की अकाउंटिंग और फाइनेंस की एक्टिविटीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो आपको नहीं पता चलेगा कि कंपनी का एक्सपेंस कितना है, आपको नहीं पता चलेगा कि कंपनी के एसेट्स कितने हैं, क्योंकि आपने कभी डाटा मेंटेन ही नहीं किया होगा, डाटा को एक जगह के ऊपर सॉर्ट आउट ही नहीं किया होगा, तो आपको प्रॉब्लम्स पेश आएंगी। इसलिए अकाउंटिंग और फाइनेंस के नॉलेज से क्या होता है कि आपको बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो बनाने में मदद मिलती है। अल्टीमेटली ये क्या होता है, ये इन्फॉर्मेशन जो है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उनके लिए इम्पॉर्टेंट होती है, और क्या होता है कि इससे आपकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसके अंदर मदद मिलती है, और जो आपकी जो मैनेजर्स हैं उनको पता होता है कि आपने किस तरह सिचुएशंस को लेके चलना है, क्या कैश फ्लो को आप लेके चलेंगे और किस तरह इसको आप जो है वो आगे मूव कराएंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो ये आता है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट अभी आप इसको कहते हैं, आप इसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं। तो बैलेंस शीट आपके पास कैसे बनती है, बैलेंस शीट एज ऐड बनती है, ये फॉर द ईयर बनती है, और ये एज ऐड के ऊपर बनती है। अगर आप जो है आपका ईयर एंडेड 31 दिसंबर है तो आप इसको किस तरह बनाएंगे, बैलेंस शीट एज ऐड 31 दिसंबर 2022, इसके ऊपर आप अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे। और बैलेंस शीट में आपके पास क्या आ रहा है, सेम वही एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। इसमें एक साइड पे आपके पास एसेट आ रहे होते हैं, एक साइड पे पास आपके पास लायबिलिटी और इक्विटी आ रही होती है। और अगर आपने अकाउंटिंग पढ़ ली हो तो अकाउंटिंग के अंदर आपने ये चीज़ भी पढ़ी होगी, एसेट इज समथिंग दैट एंटिटी ओन्स, अ रिसोर्स दैट इट कंट्रोल, और समथिंग दैट इट ओन्स। एसेट वो चीज़ है जिसके ऊपर आपका कंट्रोल हो, और कंट्रोल किस वजह से हो, किसी पास इवेंट्स की वजह से हो। और एसेट्स की 2 टाइप्स हैं, एक टाइप जो है वो आपके पास करंट एसिड है, एक आपके पास नॉन करंट एसिड है। करंट एसिड ऐसे एसिड होते हैं जिनकी लाइफ जो है वो लेस देन 1 ईयर हो, और नॉन करंट एसिड ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ जो है वो मोर देन 1 ईयर हो, परमानेंट नेचर की। अब अगर मैं आपसे एसिड डिस्कस करूं तो एसिड आपके पास जो है वो बिल्डिंग आपके पास एसिड है, लैंड जो है वो आपके पास एसिड है, और ये दोनों चीज़ें नॉन करंट एसिड के अंदर फॉल करती हैं। इसी तरह आपके पास जो है वो आपकी मोटरसाइकिल जो है वो एसिड है। तो इस तरह इन बेसिस के ऊपर आपका मोबाइल फ़ोन आपका एसिड है। अगर आपको एसिड और लाइबिलिटीज़ का नहीं पता तो आप PRC 4 की अकाउंटिंग की रेगुलर क्लासेस में जाएं, वहाँ पर आपको एसेट एंड लायबिलिटीज़ मिल भी जाएंगी, उनके एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे। उस क्लासेस को आप देख लें, 22-22 मिनट की क्लासेस होंगी वो, जिससे आपको फ़ायदा हो जाएगा अगर समझ आ जाए। बाकी अभी जितना आपसे रेलिवेंट है वो मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो एसिड आपके पास 2 टाइप के हो सकते हैं, करंट एसिड, नॉन करंट एसिड। करंट एसिड ऐसे जो शॉर्ट टर्म के लिए हों, और नॉन करंट एसिड जो लॉन्ग टर्म्स के लिए हों। और उसके बाद बैलेंस शीट में आपके पास आती है लाइबिलिटीज़ और शेयर होल्डर्स इक्विटी। इक्विटी क्या होती है, जो ऑनर लेकर आता है, और इक्विटी के अंदर क्या होती है, आपके पास कैपिटल होता है जो शेयर इक्विटी होती है, और आपके पास रिटेन अर्निंग होती है यहाँ पर। जबकि लाइबिलिटीज़ में आपके पास सेम एज इट इज़, लाइबिलिटीज़ क्या होती है, आप जो है वो किसी को पे करने के लिए लाइबल होते हैं, हम लाइबिलिटी कहते हैं। जैसे अगर आपने किसी से उधार लिया और उसको देना है तो ये आपकी लाइबिलिटी है। इसी तरह अगर आपने किसी सप्लायर से उधार के ऊपर कोई चीज़ खरीदी है और आपने उसको पैसे वापस देना है तो ये क्या है, आपके पास आपकी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटीज़ की अगेन 2 टाइप्स होती हैं, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी क्या होती है, जो शॉर्ट टर्म के लिए हो, जिसकी लाइफ लेस देन 1 ईयर हो। नॉन करंट लाइबिलिटी क्या होती है, जिसकी लाइफ मोर देन 1 ईयर हो। तो ये अभी हमने देखा कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट का हमारे पास कुछ इस तरह का जो है वो व्यू होता है। इसकी एक साइड के ऊपर एसेट आ रहे होते हैं और दूसरी साइड के ऊपर लाइबिलिटीज़ और जो शेयर होल्डर इक्विटी आ रही होती है। आप इसको इस तरह भी बना सकते हैं कि इसके ऊपर जो है वो एसेट आ रहे हो, उसके नीचे जो है वो कैपिटल और लाइबिलिटीज़ आ रही हो। तो एसेट का आंसर और लाइबिलिटीज़ प्लस इक्विटी का आंसर हमेशा जो है वो सेम होता है। की एक्टिविटीज़ ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर, इनकी की एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। देखें जी, अगर आप किसी चीज़ को चलाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसके लिए प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग आप किन बेसिस के ऊपर करेंगे, आप या तो प्रीवियस पास एक्सपीरियंस की बेसिस के ऊपर प्लानिंग करेंगे, या अगर आपका नया बिजनेस है तो आप प्लान करेंगे कि आपका रेवेन्यू कितना होना चाहिए, यानी कि सेल कितनी होनी चाहिए, आपके एक्सपेंसेस कितने होने चाहिए, आप किस किस मंथ में कितना कितना अर्न करेंगे, किस तरह इन चीज़ों को शॉर्ट आउट करेंगे। तो जो आपके फाइनेंशियल मैनेजर होते हैं ये आपको हेल्प देते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर, आपको मदद देते हैं प्लान बनाने के अंदर। कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप ले रहे हैं, जैसे लेट्स सपोज अगर आप सीए की तैयारी कर रहे हैं, सीए की तैयारी के अंदर डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो आपके कोर्स आउटलाइन को डिज़ाइन करते हैं कि कितना कोर्स कहाँ तक पढ़ाना है, कब क्या चीज़ करवानी है, कब क्या चीज़ करवानी है, उनको पता होता है। तो ये क्या होती है, बेसिकली प्लानिंग की होती है उनकी। इसी तरह जब आप और किसी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस या कंपनी को रन कर रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है जी की एक्टिविटीज़ ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर में इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए।
और उसको अपने जो है फंड्स वगैरह को स्पेंड करना चाहिए। तो इन्वेस्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन फंड्स इन द प्रोजेक्ट एंड सिक्योरिटीज दैट प्रोवाइडेड अ हाई रिटर्न इन रिलेशनशिप टू देयर रिस्क, उसे हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। मतलब अगर एक हमारे पास कंपनी चल रही है और वो जूतों में काम करती हैं, लेकिन अचानक उसको पता चलता है कि जी जो पुल बनाने वाली फैक्ट्री अगर मैं उसके अंदर इन्वेस्ट कर दूंगा तो मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो ये क्या कर रहा है, वो इन्वेस्टिंग कर रहा है, अपने फंड्स को कहीं और पर लगा रहा है, और अल्टीमेटली क्या है, या तो उसको रिस्क मिलेगा, या तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा, या उसको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो इस बेसिस के ऊपर वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है। इन्वेस्टमेंट जब भी आप किसी कंपनी के अंदर करने जा रहे हो तो आप क्या करते हो, उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हो, उस कंपनी की बैलेंस शीट को देखते हो, क्योंकि आपने डिसीजन लेना होता है। तो आप देखते हो कि कंपनी कितना जो है वो ग्रो करेगी, अगर आज इसका इतना प्रॉफिट है तो कल कितना प्रॉफिट होगा, इस बेसिस के ऊपर आप डिसीजन लेते हो और फिर जो है वो आप इन्वेस्टमेंट करते हो। फिर हमारे पास आती है फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग किस चीज़ को कहते हैं, लेट्स सपोज अगर आपकी कंपनी का 10 लाख रुपया कैपिटल है और आप इस कैपिटल को 15 लाख करना चाहते हो, तो राइजिंग द फंड, अपने फंड को इंक्रीज़ करना आपके पास क्या कहलाता है, फाइनेंसिंग कहलाता है। फाइनेंसिंग के हमारे पास दो मेथड होते हैं, या तो आप डेट फाइनेंसिंग यूज़ करते हो या आप इक्विटी फाइनेंसिंग यूज़ करते हो। ऑब्टेनिंग टाइमली फंडिंग फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशंस एंड इन्वेस्टमेंट एंड सीकिंग द बेस्ट बैलेंस बिटवीन डेट्स एंड इक्विटी, इसको आप क्या कहते हो, फाइनेंसिंग कहते हो। अब आप अगर फाइनेंसिंग करने जा रहे हो तो फाइनेंसिंग के कुछ सोर्स ऑफ फाइनेंस भी होते हैं। जैसे मैंने भी आपसे डिस्कस किया कि अगर आप अपने कंपनी के फंड्स को बढ़ाना चाह रहे हो, अगर आपका 10 लाख है इसको आप 15 लाख पे लेना चाह रहे हो, तो आप दो तरीके अपना सकते हो, या तो आप डेट फाइनेंसिंग की तरफ जाओगे या तो फिर आप इक्विटी फाइनेंसिंग की तरफ जाओगे। दोनों में से कोई एक फाइनेंसिंग को आप चूज़ करोगे। कोई क्वेश्चन? अब हम पढ़ते हैं कि डेट फाइनेंसिंग। डेट फाइनेंसिंग बेसिकली आपके पास होता क्या है, अगर आप अपने जैसे इंडिविजुअल है वो ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहा है और वो कहीं से पैसे बोरो कर लेता है, तो इसने क्या किया, डेट फाइनेंसिंग किया। या किसी बैंक वगैरह के पास जाता है, वहाँ से लोन ले लेता है, या क्या करता है कि पब्लिक के थ्रू अपने जो है वो जो शेयर्स हैं उनको इशू कर देता है। तो ये क्या कर रहा है, बेसिकली वो डेट फाइनेंसिंग कर रहा है। या वो क्या करता है, अपना डेट इशू कर देता है, ठीक है, और इनको क्या करता है कि ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं विच अलाउ अ वाइड नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स टू बिकम द लैंडर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन, और ये क्या बन जाते हैं, क्रेडिटर्स बन जाते हैं। मतलब डेट फाइनेंसिंग में क्या होता है कि आप आसान लफ्ज़ों में क्या करना चाह रहे हो कि उधार ले लेते हो, या तो आप किसी बंदे से उधार ले लेते हो, या आप बैंक के जो लोन्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं उनके पास जाते हो, वहाँ से उधार ले लेते हो, उससे अल्टीमेटली आपका जो है वो फाइनेंस इंक्रीज़ कर जाता है। या आप क्या करते हो, अपने जो डेट होते हैं उनको आप इशू करते हो जिस पब्लिकली, इसकी वजह से क्या होता है, लोग आकर पैसा इन्वेस्ट करते हैं आपके डेट्स के अंदर, और अल्टीमेटली क्या हो जाता है, किसी भी कंपनी के बहुत ज़्यादा क्रेडिटर्स बन जाते हैं। द ड्रॉबैक ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी इज़ द इंटरेस्ट दैट मस्ट टू बी पेड टू द लेंडर, क्योंकि आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट देना होता है डेट फाइनेंसिंग के अंदर। अगर आप किसी बैंक से लोन ले रहे हो तो उस लोन पे आपको इंटरेस्ट देना होगा। इसी तरह अगर आप किसी इंसान से पैसा ले रहे हो, किसी शख्स से या इंडिविजुअल से, उसको आपको पैसा देना पड़ेगा। तो बेसिकली डेट फाइनेंसिंग के अंदर क्या होता है, आपको पैसा रिटर्न करना होता है। इसी तरह अगर आप अपने डेट इशू कर रहे हो और लोग उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली उन लोगों को भी आपको जो है वो इंटरेस्ट देना होगा। तो ये इसका ड्रॉबैक है। फेलियर टू पे द इंटरेस्ट और रीपे द प्रिंसिपल कैन रिजल्ट इन डिफॉल्ट और बैंकक्रप्ट। और आप अल्टीमेटली क्या होता है, अपना फाइनेंस तो इंक्रीज़ करना चाहते हो, अपना पैसा तो इंक्रीज़ कर लेते हो, लेकिन उसका नुकसान क्या होता है, बाद में आपसे इंटरेस्ट नहीं दिया जा रहा होता, आपसे प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दी जा रही होती। देखिए, अगर आपने किसी बंदे से 10 लाख रुपया लिया है और 10 लाख रुपये के ऊपर लेट्स सपोज आप 10% इंटरेस्ट देते हैं, जो 10 लाख रुपया है वो आपकी क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है। अब अगर इसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है, यानी कि हर साल इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, तो आप इंटरेस्ट भी पे करोगे और अल्टीमेटली आप क्या करोगे, प्रिंसिपल अमाउंट भी हर साल थोड़ी 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 करके पे करते रहोगे। अगर आपने क्यूएम के अंदर इन चीज़ों को जो है वो डिटेल के अंदर डिस्कस किया होगा तो क्या होता है कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या होती है आपके पास। अगर इसको हम सिंपल एग्जांपल के साथ देखें, अगर आपके पास जो है वो 1000 रुपया आपने जो है वो लोन लिया है और 10 रुपया आपका उसके ऊपर इंटरेस्ट है, और आप जो है वो 100 रुपया रीपे करते हैं, तो पहले साल क्या होगा, आपके ऊपर 10 रुपये इंटरेस्ट लगेगा। आप जब 100 रुपया पे करने जाएंगे तो 10 रुपये इसमें से इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, 90 रुपये आप प्रिंसिपल पेमेंट करेंगे। फिर 1000 रुपये में से 90 रुपये आप निकाल देंगे और अल्टीमेटली क्या होगा, 910। फिर अगले साल 910 रुपये के ऊपर फिर 10 रुपये इंटरेस्ट होगा, और इस तरह सिचुएशन जो है वो चलती रहेगी।
फिर हमारे पास आता है इक्विटी कैपिटल फाइनेंसिंग। इसमें बेसिकली क्या कहता है, कंपनी जो है वो अपने कैपिटल को राइज करती है। यहाँ पर कंपनी अपने ऑनरशिप को सेल करती है, मतलब ये अपने शेयर्स बना लेती है, फिर उन शेयर्स को मार्केट में जाकर सेल करती है और उसकी बेसिस के ऊपर क्या होता है, अल्टीमेटली उसका कैपिटल इंक्रीज होता है। कंपनी जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से अपना शेयर सेल कर सकती है, प्राइवेट जाके भी शेयर सेल कर सकती है, या अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड करवा कर वहाँ से भी जो है अपने शेयर्स वगैरह सेल कर सकती है। इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि एक तो आपको इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ता, दूसरा वो आपके क्रेडिटर भी नहीं बनते, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है कि आपको उनको प्रॉफिट में से डिविडेंड पे करना पड़ता है, क्योंकि वो अब आपके शेयर होल्डर बन जाते हैं, तो शेयर होल्डर को आपको क्या करना पड़ता है, डिविडेंड देना पड़ता है। इक्विटी फाइनेंसिंग को या कैपिटल को आप फाइनेंसिंग करने जा रहे हैं तो आपके पास दो मेथड्स होते हैं, एक आपके पास शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग होता है, एक आपके पास लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग होता है। अगर आप थोड़े अरसे के लिए अपना कैपिटल बढ़ाना चाहते हो तो आप शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के लिए जाते हो, और अगर आप लंबे अरसे के लिए अपने फाइनेंसिंग को बढ़ाना चाहते हो तो आप क्या करते हो, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की तरफ जाते हो। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को किन बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है, एक तो टाइम ड्यूरेशन की बेस पर, एक मेच्योरिटी की बेस पर। मेच्योरिटी क्या है कि कब बड़ा हो जाएगा, कब अचीव हो जाएगा, कब हमें आउटपुट देगा, तो वो मेच्योरिटी है। और टाइम ड्यूरेशन क्या है कि कितने टाइम के लिए ही है, इन बेसिस के ऊपर। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग क्या होता है, ये थोड़े अरसे के लिए होती है, यानी कि लेस देन 1 ईयर होती है। इसमें आप बैंक से लोन ले लो, इसमें जो है वो आप कमिटिंग लाइंस ऑफ क्रेडिट कर दो, आप ऑपरेटिंग लीज पे चले जाओ, ठीक है, आप डिस्काउंटिंग ऑफ रिसीवेबल की तरफ चले जाओ, आप जो है वो ट्रेड क्रेडिटर या अकाउंट पेएबल की तरफ चले जाओ। ये कुछ एग्जांपल है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के। क्योंकि ये पीरियड जो है वो लेस देन 1 होता है तो इसे हम शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग कहते हैं। इसमें अब क्या होता है कि आपका जो कैपिटल होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए। और अल्टीमेटली क्या होता है कि शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग से क्या होता है, आपकी करंट लायबिलिटी जो है वो बैलेंस शीट के ऊपर शो हो रही होती है। मतलब मतलब यह है कि आप अगर आप अपना कैपिटल बढ़ाना चाहते हो, आप फाइनेंसिंग करना चाहते हो, तो आप क्या करो, जब आप कैपिटल बढ़ाओगे, आपका कैपिटल अगर 10,000 रुपये, आप उसे 1,000 रुपये और बढ़ाते हो तो कैपिटल आपका 11,000 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, आप अपनी लायबिलिटी भी साथ बढ़ा पाओगे, क्योंकि आपकी करंट लायबिलिटी भी शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग कहाँ पे शो होगी, आपकी करंट लायबिलिटी में शो होगी। और अल्टीमेटली जब आपकी करंट लायबिलिटी में शो होगी तो क्या होगा, आपका जो कैपिटल है वो अल्टीमेटली क्या कर रहा होगा, इंक्रीज़ कर रहा होगा। लेकिन ये जो फाइनेंसिंग है ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। समझ नहीं आई। देखिए जी, हमें ये पता है कि एसेट जो है वो बैलेंस शीट में ऊपर आते हैं और उसके नीचे हमारे पास जो है वो लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल आता है। अब अगर आप अपना एसेट इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आपके पास दो मेथड्स हैं, या तो आप कैपिटल से कुछ अमाउंट निकालें और अपना एसेट इंक्रीज़ कर लें, या आप लायबिलिटी पे कोई चीज़ ख़रीद लें। इसी तरह इसके अंदर हम अपनी फाइनेंसिंग इंक्रीज़ करने जा रहे हैं, तो अपनी फाइनेंसिंग इंक्रीज़ करने जा रहे हैं तो अल्टीमेटली हम क्या करते हैं कि अपनी लायबिलिटी को इंक्रीज़ कर लेते हैं, और ये फिर क्या होता है, हमने हमारे करंट एसेट को इंक्रीज़ कर देते हैं। क्योंकि शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग है, इसको हम कैपिटल के अंदर नहीं रखवाते, इसको जो है वो हम करंट लायबिलिटीज़ के अंदर कैटेगराइज कराते हैं। और अल्टीमेटली जब एक करंट लायबिलिटीज़ के अंदर जाती है तो अब हमारी लायबिलिटी वाली साइड भर चुकी होती है, तो एसेट वाली साइड को इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, एसेट में जैसे कैश आया और बैंक लोन आ गया हमारे पास, तो कैश डेबिट बैंक लोन क्रेडिट, बेसिकली हुआ क्या, एसेट बढ़ गया और हमारे पास लायबिलिटी भी बढ़ गई। तो ये कहाँ पे आ रहा होगा, बैंक लोन, क्योंकि लेस देन 1 ईयर है तो हमारे पास करंट लायबिलिटीज़ में आ रहा होगा, और कैश जो है वो हमारे पास करंट एसेट्स के अंदर आ रहा होगा। इसी तरह अगर आप अपना पेबल है तो फिर क्या होगा, पेबल की सूरत के अंदर आपने उससे परचेजेस की होगी, इन्वेंट्री ली होगी, इन्वेंट्री डेबिट पेबल क्रेडिट, इस तरह की सिचुएशन आपने पास की होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, ट्रेड क्रेडिटर।
यानी कि अकाउंट पेएबल। ये हमारे पास कहाँ पर होते हैं? शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के अंदर होते हैं। और फाइनेंसिंग के कौन से मेथड के अंदर? इक्विटी फाइनेंसिंग के अंदर। अगर आपने किसी सप्लायर से कोई गुड्स या सर्विसेज ली हैं तो अल्टीमेटली या तो आप उसको कोई पैसे पे करोगे या वो चीज़ें आप उससे उधार पर लोगे। अगर वो चीज़ें आप उससे उधार पर ले रहे हो तो आपके पास क्या आएगा? अकाउंट पेएबल आएगा। आपकी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप जो है वो सामान खरीद सको, लेकिन मार्केट में आपका नाम बना हुआ है। आप किसी भी सप्लायर के पास जाते हो, उसको कहते हो कि जी मुझे 60 दिन क्रेडिट के ऊपर ये चीज़ें भेज दें। 60 दिन, 70 दिन, 40 दिन, 30 दिन, जो भी आपका डिसाइडेड टाइम होगा, उस टाइम पीरियड के अंदर वो आपको क्या कर देगा? चीज़ें माल दे देगा, लेकिन पैसे आपसे क्या कहेगा? 30 दिन बाद देगा। इस सिचुएशन के अंदर होता क्या कि आपके पास सामान आ जाता है लेकिन पैसे आपने नहीं दिए होते, आपका कैश फ्लो हिट नहीं हुआ होता, आपके पैसे नहीं निकले होते, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है? उस रॉ मटेरियल से, उस चीज़ से आप पैसे कमाते हो और पैसे कमा कर फिर उसको पैसे दे देते हो। मिसाल के तौर पर आपने किसी दुकानदार से 10 लैपटॉप ले लिए। उन लैपटॉप्स को आपने क्या किया? कहा कि जी जब मैं तुझे 30 दिन बाद इस लैपटॉप की पेमेंट कर दूंगा, इन 10 के 10 लैपटॉप्स की। आप मार्केट में जाते हो या किसी भी सोर्स ऑफ जगह पे जाते हो और वहाँ पे जाकर ये 10 के 10 लैपटॉप बेच आते हो। अब आपने ज़ीरो इन्वेस्टमेंट की हुई क्योंकि आपका कैश कोई नहीं गया। उस लैपटॉप्स के ऊपर आप कोई प्रॉफिट कमाते हो। अगर आपने 10,000 का लैपटॉप लिया, 15,000 का उसको सेल कर देते हो, 5,000 रुपये आप उसके ऊपर प्रॉफिट कमाते हो और 10,000 रुपया उन 10 लैपटॉप को इकट्ठा करके 1 लाख रुपया जाकर उस बंदे को दे देते हो। तो ये हमारे पास क्या होता है कि कैपिटल नहीं है हमारे पास, लेकिन हमने अल्टीमेटली क्या किया? अपने फाइनेंस को राइज कर लिया, फंड को राइज कर लिया। किस तरह कि हमने किसी का पैसा खुद में इन्वेस्ट करवा दिया और बाद में क्या किया कि जाकर उन चीज़ों को बेचकर प्रॉफिट कमा लिया। तो अब इसका एडवांटेजेस आपको के पास क्या नज़र आएगा कि ये है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर आपको जो है वो आपकी सप्लाई है वो स्मूथ हो जाएगी। अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं, आप शूज़ बना रहे हो और आपके पास लेदर नहीं है, लेदर के ख़रीदने के पैसे नहीं है, तो आप अल्टीमेटली क्या करोगे? उधार के ऊपर सामान ले लोगे और बाद में उसे शूज़ वगैरह बनाकर उसको पैसे वापस रिटर्न कर दोगे। तो एक तो ये है कि आपके पास स्मूथ फ्लो आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर किसी भी किस्म की ब्रेकेज नहीं आती। अगर आपको 10 टन रॉ मटेरियल चाहिए तो आपको 10 टन रॉ मटेरियल आराम से सुकून से मिल जाता है, उसमें आपको किसी भी किस्म की रुकावट पेश नहीं आती। फिर क्या होता है? आपकी जो परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज हो जाती है। अगर आपके पास 10 लाख रुपए, आप 10 लाख का सामान खरीद सकते हो, लेकिन आप उधार के ऊपर आप 15 लाख या 20 लाख रुपए का भी सामान खरीद सकते हो। 10 लाख का आप कैश पे खरीद लोगे, 10 लाख का आप उधार के ऊपर खरीद लोगे। तो इससे क्या होता है? अल्टीमेटली आपकी परचेजिंग पावर भी इंक्रीज हो जाती है। दूसरा क्या है? आपको जो है वो पैसे पे नहीं करने पड़ते और ना ही इस पैसे के ऊपर किसी भी किस्म का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। आप उसको कह देते हो कि 10 दिन बाद मैं दे दूंगा या 15 दिन बाद दे दूंगा। जैसे आपने किसी भी गली मोहल्ले के स्टोर के साथ क्या किया होता है कि जी उधार क्या होता है कि आप हमें राशन पहुंचा देना, हम आपको जो है 10 तारीख को या 20 तारीख को पैसे दे देंगे। तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या होता है? आप बेनिफिट ले लेते हो लेकिन पैसे उसको बाद में देते हो। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? इसके डिसएडवांटेजेस ये होते हैं कि लोगों को इसकी आदत पड़ जाती है और क्या करते हैं कि वो पैसे देते ही नहीं। पैसे नहीं देते तो आपके क्या हो जाते हैं? ये बैड डेट्स हो जाते हैं। और नुकसान क्या होता है कि लोग जो है वो वक्त के ऊपर पैसा नहीं देते, जिसकी वजह से आपका साइकिल जो है वो रुक जाता है, आप जो है वो तंग होते हैं। ये आपको नुकसान होता है। इसी तरह हमने अकाउंटिंग के अंदर डिस्कस किया था कि आपके पास जो है वो आप उसको कोई ट्रेड डिस्काउंट या अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट या इस तरह के कोई डिस्काउंट देते हो ताकि वो जल्द अज जल्द आपको अपने पैसे, आपके पैसे रिटर्न करे, जिसकी वजह से हमें नुकसान होता है। यानी कि अगर हम उसे 10,000 रुपये लेना है तो हम उसको 1,000 रुपये डिस्काउंट दे देंगे। अगर वो 15 तारीख तक हमें पेमेंट कर देगा तो बेसिकली क्या हुआ? ये भी हमें इससे नुकसान होता है। ये हम क्यों करते हैं? ताकि अगला बंदा हमें जल्द अज जल्द पैसे वापस रिटर्न कर दे, डिस्काउंट के लालच के अंदर आए और वो पैसे हमें जल्द अज जल्द वापस कर दे। उसके बाद क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन को कुछ एडिशनल कॉस्ट इंकर करनी पड़ती है इसको मैनेज करने के लिए, यानी कि उसको अकाउंट पेबल बनाने पड़ते हैं, उसको अपना रिकॉर्ड कैप्ट करना पड़ता है कि कितने लोग हैं उसके पेबल में, किन किन को उसने पैसा देना है, या अगर जो है उसको कुछ इस तरह की सिचुएशन जो है वो क्रिएट करनी पड़ती है। ये इसके कुछ डिसएडवांटेज है। एक दफ़ा आप इसको रीड कर लो।
फिर हमारे पास क्या आ जाते हैं, बैंक लोन्स। हमारे पास जो है वो शॉर्ट टर्म बैंक लोन भी होते हैं, लॉन्ग टर्म बैंक लोन भी होते हैं। कुछ बैंक लोन ऐसे होते हैं जो हम लेस देन 1 ईयर के लिए अरेंज करते हैं, यानी कि जैसे अगर हमने कोई चीज़ परचेज़ करनी है और आप बैंक वालों के पास जाते हैं और 6 माह या 7 माह के क्रेडिट के ऊपर उनसे चीज़ ले लेते हैं और मंथली बेसिस के ऊपर उनको पैसे रिटर्न करते हैं और मंथली बेसिस के ऊपर हमारे ऊपर इंटरेस्ट लग रहा होता है। तो ये क्या होता है कि हम शॉर्ट टर्म बैंक लोन भी अरेंज कर सकते हैं। इसका मकसद क्या हो सकता है कि हम कोई चीज़ परचेज़ करना चाह रहे हैं, इस वजह से जो है हम ये बैंक लोन लेते हैं। और ये क्या करते हैं कि हम एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए बैंक लोन पे लेते हैं और स्पेसिफिक पीरियड के लिए इसको हम रीपे करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम कोई चीज़ खरीदना चाह रहे हैं, जैसे गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, और हम कहते हैं कि जी हमारे पास 6 माह के अंदर अंदर पैसे हो जाएंगे, लेकिन अभी हमारे पास पैसे नहीं, तो अभी हम गाड़ी खरीद लेते हैं और 6 माह की हम जाकर जो है वो बैंक से लोन ले लेते हैं और फिर हम बैंक के साथ 6 माह की पेमेंट का जो है वो एक स्केड्यूल बना लेते हैं और 6 6 माह बाद यानी कि एक एक माह बाद उसको पेमेंट रिटर्न करते जाते हैं। इसके अलावा अनदर टाइप ऑफ बिजनेस लोन इज टर्म लोन विच इज़ यूज टू फाइनेंस द परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स सच एज मशीनरी। मशीनरी जैसे अगर आप खरीदती हैं तो आप इसके लिए भी जो है वो बैंक वगैरह को के पास जाते हैं और आप क्या करते हैं कि बैंक वगैरह के पास जाते हैं और कहते हैं जी हम ये मशीनरी ख़रीदना चाहते हैं लेकिन अभी हमारे पास पैसे नहीं। बैंक क्या कहेगा, ठीक है हम ये मशीनरी आपको ले देंगे और आपने जो पैसे पे करने हैं वो कितने 3 से 10 साल के दरमियान पे करने हैं, या जो भी क्राइटेरिया होता होगा 10 से 12 साल के दरमियान पे करने हैं, या जो उनका क्राइटेरिया होगा उस हिसाब से आप जो है वो लोन पे करते हैं। सच लोन आर कंसिडर लॉन्ग टर्म लोन्स। ये लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं और कैन बी सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड। सिक्योर भी हो सकते हैं, अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं। सिक्योर्ड इस सेंस में कि आपकी कुछ सिक्योरिटी वगैरह रखी हो, अनसिक्योर्ड इस तरह की कुछ सिक्योरिटी वगैरह ना रखी हो। तो ये हमारे पास क्या कहते हैं, बैंक लोन होते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, बैंक लोन क्या होता है कि हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जब हम पैसा चाहिए होता है कंपनी को, कंपनी जाती है बैंक के पास और उसको पैसा जो है वो ले लेती है और इसके लिए हमें किसी भी किस्म का जो है वो बैंक्स वगैरह को कंट्रोल नहीं देना पड़ता। ना तो बैंक वगैरह हमारी कंपनी के अंदर कोई कंट्रोल ले सकते हैं और ना ही ऑनरशिप के अंदर कोई इनका कंट्रोल होता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेजेस क्या होता है कि एक तो हमें इसको इंटरेस्ट देना पड़ता है, क्योंकि बैंक से हमें लोन लिया, हमें बैंक को जो है वो इंटरेस्ट लाजमी देना पड़ता है। और दूसरा क्या है, बैंक लोन ऑब्टेन करने के लिए हमें कुछ वेरिफिकेशन करवानी पड़ती हैं, कुछ उसको जो है वो पेपर वर्क करना पड़ता है, कुछ हमें उसको जो है वो देखना पड़ता है, कुछ रेट्स लगते हैं हमारे ऊपर, फिर कहीं जाकर जो हमें बैंक लोन मिलता है। अगर आप कहीं पे भी, जैसे अगर आप लीज़ के किस्तों के ऊपर अगर कोई मोटरसाइकिल लेने जा रहे हो तो वहाँ पे भी आपको गारंटर चाहिए होता है, गारंटी वाला बंदा चाहिए होता है। इसी तरह अगर आप बैंक के अंदर लोन लेना चाह रहे हो तो बैंक भी आपसे कोई ना कोई चीज़ गिरवी के ऊपर रखता है, फिर ही आपको जो है वो लोन वगैरह प्रोवाइड करता है। तो इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। रीड कर लें इसको एक दफ़ा, एडवांटेज और डिसएडवांटेज।
जी रीड कर लिया आप लोगों ने, आगे चलते हैं। अभी हमने क्या डिस्कस किया, हमने देखा कि हम जो है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के अंदर हम जो है वो अकाउंट पेबल को भी हमने देख लिया, बैंक लॉन्स को देख लिया, उसके बाद हमारे पास जो है लाइन ऑफ क्रेडिट आता है। ये क्या होता है बेसिकली, ये लीगल एग्रीमेंट होता है बिटवीन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड द बॉर्वर। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के दरमियान और बॉर्वर के दरमियान एक जो है वो लीगल एग्रीमेंट होता है, जहाँ पे सेटिंग आउट द कंडीशन ऑफ क्रेडिट लाइंस को सेट आउट किया जाता है। वन साइंड एग्रीमेंट requires the financial institution to lend the money to the borrower provided that the borrower do not break the conditions। एक दफ़ा जब आप एग्रीमेंट को सेट कर लेते हैं, डन कर देते हैं, तो फिर आप इसको किसी भी तरह जो है वो ब्रेक नहीं कर सकते, इसको तोड़ नहीं सकते। ये क्या होता है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बॉर्वर के दरमियान एक लीगल एग्रीमेंट होता है। और बेसिकली इसमें क्या होता है, आप कोई एग्रीमेंट तय करते हैं कि हम जो है वो मनी इतनी लैंड करेंगे, इतना जो भी आपका क्राइटेरिया होता है जिस हिसाब से आप वो तमाम प्रोसीजर को फिल करते हैं, उसके बाद आप उसको किसी भी तरह जो है वो ख़त्म नहीं कर सकते, किसी भी तरह जो है वो आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। इसके एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस हमारे पास ये है कि तो आपको जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन को फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। जब उसको पैसे चाहिए होते हैं वो जाकर जो है वो पैसे ले लेती है। यहाँ पर जो पेपर वर्क है वो हमें कम करना पड़ता है बनिस्बत ये कि लोन, अगर हम बैंक से लोन लेना चाह रहे हैं, अगर हम बैंक से लोन लेना चाह रहे हैं तो हमें पेपर वर्क ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर हमें पेपर वर्क कम करना पड़ता है। और दूसरा यह है क्या है कि इंटरेस्ट इज़ ओनली पेड ऑन द अमाउंट बोरो, जो अमाउंट हमने बोरो की है सिर्फ उसके ऊपर जो है हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लेकिन इसका डिसएडवांटेजेस क्या है कि हमारे फैसिलिटीज़ कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अ लार्ज बोरोइंग। अगर हम ज़्यादा अमाउंट बोरो करना चाह रहे हैं तो हमें ये फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड करेंगे। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो जनरली हाई होते हैं एज़ कम्पेयर टू बैंक लोन्स। यानी कि यहाँ अगर आपको बैंक वगैरह लोन नहीं दे रहे तो आप जो है वो क्रेडिट को यूज़ कर सकते हैं। और ये क्या होता है कि आप इसमें जो है वो कमिटमेंट कर लेते हैं और आप एक डिसाइडेड पैटर्न के साथ, एग्रीमेंट के साथ इसको लेकर चलते हैं। और जब आपको पैसे चाहिए होते हैं आपको पैसे मिल जाते हैं। आपको जो है वो इंटरेस्ट भी सिर्फ उस अमाउंट के ऊपर देना पड़ता है जो अमाउंट आपने ली होती है। पेपर वर्क भी आपको कम करना पड़ता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेजेस क्या है कि आप जो है वो ज़्यादा लोन नहीं ले सकते, आपको इंटरेस्ट रेट जो है वो उसके ऊपर हाई देना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू बैंक। बैंक कैन चेंज or withdraw limit at any time or may ask for the repayment earlier than the expected date. The facilities may be secured against asset of the organization and there is risk that asset may be इसके अंदर आपके पास क्या होता है कि जी, तो यहाँ पे क्या सिचुएशन होती है कि अगर कंपनी अब पैसे वगैरह रिपे नहीं करती टाइमली बेसिस के ऊपर, तो अल्टीमेटली आपके एसेट्स जो हैं वो जब्त कर लिए जाते हैं। आपके एसेट्स जो हैं वो जो क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं उनके पास जो है वो महफूज हो जाते हैं। यानी कि आपको एसेट जाने का ख़तरा होता है। एसेट में भी कन्फेंसिएटेड, आपके एसेट जो है वो यहाँ से जब्त कर लिए जाते हैं, उनके ऊपर आपका नुकसान जो है वो आपको उठाना पड़ता है अल्टीमेटली। उसके बाद हमारे पास आता है ऑपरेटिंग लीज। लीज़ होती क्या, आई थिंक सो इससे हर बंदा फेमिलियर होगा। डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, डिफरेंट शॉप्स वगैरह होती हैं जो किस्तों के ऊपर चीज़ें प्रोवाइड कर रही थी। तो ये क्या होता है, लीज़ होती है। लीज़ हमारे पास दो तरह की होती है, एक हमारे पास ऑपरेटिंग लीज़ होती है, एक हमारे पास जो है वो फाइनेंस लीज़ होती है। अब आपकी बुक ने जो डिस्कस किया है वो जो है सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग लीज़ को डिस्कस किया है, तो हम भी सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग लीज़ को ही जो है वो और डिस्कस करेंगे। ऑपरेटिंग लीज़ क्या है जी, लीज़ में बेसिकली क्या होता है, ये एक एग्रीमेंट होता है जिसमें एक पार्टी जो है वो किसी चीज़ की ऑनर होती है और वो एसेट दूसरी पार्टी को देती है ताकि वो उसको यूज़ कर सके और रिटर्न के अंदर उसको जो है कुछ पेमेंट करे। मिसाल के तौर पर जैसे अगर आपने कोई मोबाइल फ़ोन लिया, आपने किस्तों पे मोबाइल लिया, तो उसको आप क्या कहोगे कि मोबाइल आपने लीज़ पे लिया। इसी तरह आप जो है वो किसी घर का रेंट दे रहे हो या कोई जगह आपने लीज़ पर लिया, तो उसको आप क्या कहते हो, लीज़ कहते हो। तो लीज़ हमारे पास दो तरह की होती है, ऑपरेटिंग लीज़ और फाइनेंस लीज़। आपकी बुक ने सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग लीज़ को डिस्कस किया है और ये ऑपरेटिंग लीज़ आपकी बुक ने कहाँ पर डिस्कस किया, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के अंदर। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के अंदर हम ऑपरेटिंग लीज़ को देख रहे हैं।
अब लीज़ क्या है? ये एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है जहाँ पे एक पार्टी जो है वो किसी भी एसेट की ऑनर होती है और दूसरी पार्टी को राइट देती है कि वो उसको यूज़ करे और बदले में उसको क्या दे? पेमेंट दे। अगर हम इसकी एडवांटेजेस को डिस्कस करें तो लीज़ के अंदर दो पार्टियाँ होती हैं, एक आपके पास लेसर होता है, एक आपके पास लेसी होता है। आपकी बुक ने सिर्फ और सिर्फ लेसी को डिस्कस किया हुआ है। लेसी क्या होता है? वो बंदा जिसने लीज़ का जो होल्डर होता है वो आपके पास लेसी होता है। मतलब ये अगर आपने किसी दुकान से मोबाइल फ़ोन लिया तो मोबाइल आपने लिया है तो आप क्या हैं? लेसी हैं। लीज रेंटल कौन पे करेगा? लस्सी पे करेगा, क्योंकि फ़ोन आपने लिया है तो रेंट भी आप ही पे करोगे उसके ऊपर जो भी आपने अमाउंट डिसाइड की होगी। लेट्स सपोज अगर आप हर महीने 5,000 पे करें मोबाइल फ़ोन के ऊपर तो 5,000 आपके क्या कहलाएंगे? लीज रेंटल कहलाएंगे। इसके एडवांटेजेस में क्या है कि जो आपके लीज रेंटल होते हैं, इस लीज रेंटल के ऊपर जो है वो आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ता। अगर आप टैक्स की वर्किंग कर रहे हो तो सबसे पहले आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है और उसके अंदर से आप इसको डिडक्ट कर देते हो। खैर ये आप लोगों से रेलिवेंट है पॉइंट, बस आसान लफ्ज़ों में जो समझने वाला पॉइंट है वो ये है कि लीज रेंटल के ऊपर आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता। ये इसका एडवांटेजेस है। दूसरा एडवांटेजेस क्या है कि जो ऑनरशिप है वो एसिड की लस्सी के पास नहीं जाती, यानी कि ऑनरशिप दुकानदार के वाले के पास ही रहती है। जितनी देर वो इसको यूज़ कर लेता है दोबारा ला के उसको दे देता है, तो ये भी एक फ़ायदा है। दूसरा क्या है कि ये अनएबल करता है लस्सी को कि वो एसिड को ऑब्टेन करे लोअर प्राइस के ऊपर, ये भी इसका एक फीचर है। उसके बाद इसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आसान होती है। एसिड को लेने के लिए आप एक गारंटर ले जाएं, कोई भी बंदा जो आपकी गारंटी दे, तो अब आप वो चीज़ ईजिली हासिल कर सकते हैं। और ये क्या, इट अलाउज द फ्लेक्सिबिलिटी टू द लस्सी टू रिप्लेस द एसिड। और ये क्या है कि ये लस्सी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड भी करता है कि वो एसिड को अगर रिप्लेस करना चाहती है तो वो रिप्लेस भी कर ले। अब अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस पढ़ें, वो क्या है कि हायर पे आउट ऑब्लिगेशन इन केस ऑफ इक्विपमेंट इज़ नॉट फाउंड। अगर वो मार्केट के अंदर इक्विपमेंट नहीं मिल रहा और वो सिर्फ लीज के ऊपर मिल रहा है तो आपको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस में बी अफेक्टेड इन केस ऑफ लीज इज नॉट। अगर फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ आपकी जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस है वो अफेक्ट हो सकती हैं इन केस ऑफ लीज इज़ नॉट रीन्यूड। अगर आप अपनी लीज को रीन्यू नहीं करते तो क्या होता है, आपकी जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ है वो अफेक्ट हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक मशीन लीज के ऊपर ली हुई है, या जैसे आपका एम्पोरियम है, इसकी जो ज़मीन है वो लीज़ के ऊपर है, तो अगर वो लीज़ को रीन्यू नहीं करते तो क्या होगा, कल को उनको यहाँ से एम्पोरियम हटाना पड़ेगा या गिराना पड़ेगा, तो इससे आपकी जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं वो अफेक्ट हो सकती हैं। देयर आर चांसेस दैट अ लीज एग्रीमेंट माइट इम्पोज सर्टेन रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज़ ऑफ एन एसिड। क्योंकि जिसका एसिड है, लेसर का एसिड है, तो वो लस्सी के ऊपर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई बाइक लिया लीज के ऊपर तो वो आपको मना कर देगा कि इस बाइक में आपने मॉडिफिकेशन नहीं करनी, जैसी बाइक मैंने आपको दी ऐसी ही आपने मुझे रिटर्न करनी है। अगर आपने कोई मशीन लिया जो जूते बनाती है तो वो कहेगा इसमें आप किसी किस्म की मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, अगर 10 जूते बनाती है तो 10 ही बनाएगी, आप इसको 20 पे नहीं लेके जाएंगे, मतलब कोई भी रिस्ट्रिक्शन रख सकता वो। और द लस्सी नेवर बिकम द ऑनर ऑफ द एसिड। लस्सी जो है वो एसिड का ऑनर नहीं बनता इस सिचुएशन के अंदर, लेकिन अगर आप फाइनेंसिंग लीज के अंदर है तब आप उसका जो है वो ऑनर बन जाते हैं। हमारे लिए ऑपरेटिंग लीज है तो हम ऑपरेटिंग लीज को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑपरेटिंग लीज में क्या है कि ऑपरेटिंग लीज के अंदर आप इसमें जो है वो उसके ऑनर नहीं बनते। एक दफ़ा इसको देख लें, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अब हमारे पास आएगा डिस्काउंटिंग ऑफ रिसीवेबल। ये भी शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग में, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग में हमने भी क्या 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 डिस्कस कर लिया।
अकाउंट पेबल डिस्कस किया है, बैंक लोन डिस्कस किया है, क्रेडिट डिस्कस किया, ऑपरेटिंग लीज डिस्कस किया है। अब जो है वो हम डिस्काउंटिंग ऑफ रिसीवेबल को डिस्कस करेंगे। इन डिस्काउंटिंग अ फर्म सेल्स इस अकाउंट रिसीवेबल, अपने अकाउंट रिसीवेबल को सेल करती है। आप पहले एक एंट्री बताएं कि अगर आप कोई चीज़ सेल करते हैं तो आप उसकी एंट्री उधार के ऊपर, क्रेडिट के ऊपर, तो आप क्या एंट्री पास करते हैं? जल्दी सर। रिसीवेबल डेबिट, सेल क्रेडिट। अगर ये किसी को एंट्री, अगर किसी ने अकाउंटिंग अभी तक नहीं पढ़ी, उसको एंट्री नहीं पता चल रही, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ कि जब आप उधार पे चीज़ें बेचते हो तो आप क्या करोगे कि जो चीज़ आपने बेची वो आपकी चली गई, और जो पैसे आपने लेने हैं वो आपके क्या बन जाते हैं? रिसीवेबल बन जाते हैं। तो फर्म्स करती क्या है? वो आउटराइट दे देती हैं, यानी कि अपने जो अकाउंट रिसीवेबल हैं वो किसी कमर्शियल बैंक को या किसी कमर्शियल फाइनेंसिंग कंपनी को कहती हैं कि हमारे जो अकाउंट रिसीवेबल हैं उनको बाय कर लो डिस्काउंट के ऊपर। यानी कि आज मैंने 10,000 रुपये की उधार पे चीज़ें बेच दी, वो मुझे कहता है मैं 40 दिन बाद पैसे दूंगा, लेकिन मुझे पैसे अभी चाहिए, इमरजेंसी आ गई, तो मैं क्या करूँगा? किसी कमर्शियल बैंक के पास जाऊँगा या किसी कमर्शियल फाइनेंसिंग कंपनी के पास जाऊँगा, उसको कहूँगा कि ये आप ख़रीद लो, ये 10,000 40 दिन बाद देगा, आप उससे ले लेना, लेकिन अभी मुझे 9,000 दे दो। तो इस तरह की सिचुएशन होती है। डिस्काउंटिंग इज़ मोर एक्सपेंसिव देन अ बैंक लोन, ये बैंक लोन से ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। ठीक है, लेकिन क्या है कि आपको क्विक एक्सेस दे देती है, अगर आपको फंड फौरी चाहिए तो फौरी मिल जाएगा। इसको रीड कर लें एक दफ़ा। एडवांटेजेस ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, अभी तक जितनी भी गुफ्तगू करके आ रहे थे पीछे, वो हम शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग पर गुफ्तगू करके आ रहे थे। आपके जहन में क्या क्या इसके एडवांटेजेस आते हैं? अगर अभी हमने देखा शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग में आपके पास जो है वो अकाउंट पेएबल है, बैंक लोन है, लाइन ऑफ क्रेडिट्स हैं, ऑपरेटिंग लीज है, डिस्काउंटिंग ऑफ रिसीवेबल है, तो इसका आपको फ़ायदा अभी तक क्या नज़र आया? एक तो ये है कि आपको लेस इंटरेस्ट अमाउंट देनी पड़ती है, क्योंकि शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है, विद इन 1 ईयर होता है, तो आपको इंटरेस्ट की अमाउंट जो होती है वो आप पे कम लगती है एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग टर्म लोन्स। अगर आपका लोन ज़्यादा होगा, लंबे अरसे के लिए होगा, तो इंटरेस्ट भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोन 1 साल के लिए होता है, लेस देन 1 ईयर होता है, 1 साल के अंदर अंदर होता है, तो इसके ऊपर आपके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट लग रहा होता है वो भी कम लग रहा होता है, तो इसलिए यहाँ पर आपको इंटरेस्ट कम देना पड़ता है। दूसरा फैक्टर हमने पढ़ा, अगर आपको क्विकली फाइनेंसिंग चाहिए तो आप क्या करोगे? शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की तरफ जाते हो। और इसका एडवांटेजेस क्या है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे कम करने पड़ते हैं, लेस डॉक्यूमेंटेशन होती है। इसके डिसएडवांटेजेस भी, जहाँ किसी चीज़ के फ़ायदे होते हैं वहाँ किसी चीज़ के नुकसान भी होते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? आपको हाई इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है एज कंपेयर टू
लॉन्ग टर्म लॉन्स के लिए। क्यों भाई? इन मोस्ट सर्कमस्टांसेस द शॉर्ट टर्म लॉन इज ओनली एन interim measure to refinancing a more traditional long term loans. बात सिचुएशन ऐसी होती है कि आप लॉन्ग टर्म लॉन्स नहीं ले सकते, आपको शॉर्ट टर्म लॉन्स लेने पड़ते हैं। जब शॉर्ट टर्म लॉन लेते हो, लेट्स सपोज अगर आप लॉन्ग टर्म लॉन ले रहे हो 10 साल के लिए, तो उसके ऊपर वो आपके ऊपर इंटरेस्ट रेट लगा देता है 15%। लेकिन जैसे ही आप शॉर्ट टर्म लोन की तरफ जाते हो तो वो इंटरेस्ट रेट आपके पास 20% लगा लेता है, क्योंकि उसको पता है कि उसको साल में एक ही बार इंटरेस्ट मिलना है, या अगर मंथली बेसिस पे चल रहे हो तो साल में 12 माह, या सेमी एनुअली चल रहे हो, जिस भी हिसाब से चल रहे हो, तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट हाई देना पड़ता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एडवांटेजेस में लिखा हुआ है कि लेस इंटरेस्ट अमाउंट, इधर अमाउंट कम देनी है, इंटरेस्ट पे जो अमाउंट कैलकुलेट होती है वो कम देनी है, लेकिन इंटरेस्ट रेट और इंटरेस्ट अमाउंट में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। इंटरेस्ट रेट क्या है? 10%, 15%, 20%। और इंटरेस्ट अमाउंट कैसे लिख लेगी? जब ये वाली अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट से मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास इंटरेस्ट अमाउंट आएगी। इंटरेस्ट अमाउंट आप शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग में कम देते हैं, लेकिन इंटरेस्ट रेट जो है वो आप हाई देते हैं। फिर क्या इसका एक और नुकसान, वो ये है कि the main disadvantages of the short term financing is that one can get a smaller amount of loan only, and that too with shorter maturity date. मतलब मतलब ये है कि हम शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की तरफ जा रहे हैं, हम एक स्मॉलर अमाउंट ऑफ लोन लेते हैं जिसकी मेच्योरिटी डेट, यानी कि उसके बड़े होने की, मेच्योर होने की डेट जो है वो शॉर्टर होती है। लेकिन उससे नुकसान क्या होता है कि हमें इंस्टॉलमेंट ज़्यादा देनी पड़ती है। मतलब अगर हमने विद इन 1 ईयर लिया है तो हमें मंथली बेसिस के ऊपर उसकी इंस्टॉलमेंट देनी पड़ रही होंगी, क्योंकि लेस देन 1 ईयर है, तो लेस देन 1 ईयर की बेसिस के ऊपर हमें उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट देनी होगी। जब हम मंथली इंस्टॉलमेंट के ऊपर जाएंगे तो उसकी इंस्टॉलमेंट भी बिगर बनेगी। और इसकी वजह से क्या हो सकता है, अगर हमने 10 लाख का उधार लिया है विद इन 1 ईयर शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की तरफ, तो हो सकता है कि हमें डिफ़िकल्टी हो रीपेमेंट करने के अंदर लोन की, तो ये भी इसका एक नुकसान है। ये दो नुकसान आप लोगों को समझ आए, डिसएडवांटेजेस। ये हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो अमाउंट था। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के अंदर क्या होता है कि अक्सर औकात आप पैसे पे नहीं कर पा रहे होते, फिर आप क्या करते हो, आप एक और लोन ले लेते हो, पिछले लोन के पैसे लेने के लिए आप अगला लोन ले लेते हो। तो इस तरह की आपके पास एक साइकिल चलना शुरू हो जाती है। इस साइकिल की वजह से आप इस लोन के चक्कर के अंदर फंसे रहते हो, और अल्टीमेटली क्या होता है कि आप डेट ट्रैप के अंदर आ जाते हो, जो कि अफेक्ट करता है आपके बिजनेस को और आपकी लिक्विडिटी को भी। नुकसान पता चले इसके? एसिड लाइबिलिटी मिसमैच, फंडिंग लॉन्ग टर्म एसिड विद शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, इसकी वजह से क्या होता है कि मिसमैच आ जाता है।
शॉर्ट टर्म डेट्स जब हम लेते हैं यानी कि शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की तरफ जाते हैं, ये क्या करती है, क्रिएट अ हाई रिस्क, इसका रिस्क हाई होता है। क्यों? क्योंकि इनकी लिक्विडिटी की कंडीशंस जो होती है वो बड़ी अनसर्टेन होती है। समझ आई? तो यहाँ पे आपके पास ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस थे। अब हमने देखना है सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग को हमने देख लिया था, अब सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग को हम देखेंगे। इसमें बेसिकली क्या होता है कि इसमें जो पे बैक होता है, यानी कि आपको जो पीरियड ऑफ पे बैक होता है वो 1 साल के बाद होता है। वहाँ पे लेस देन 1 ईयर होता है, यहाँ पे 1 साल के बाद होता है। लेट्स सपोज जैसे अगर आप कोई न्यू एसेट या इक्विपमेंट परचेज़ करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की तरफ जाओगे और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग को ऑप्ट करोगे, और आपको जो आउटपुट मिलेगा किसी न्यू एसेट या इक्विपमेंट से वो कब मिलेगा, 1 साल बाद आपको जो है वो मिलना शुरू होगा। तो ये क्या करता है, द फंड विच आर पेड बैक आफ्टर द पीरियड ऑफ 1 ईयर आर रेफर टू एज लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं कि कुछ ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। जैसे अगर आप न्यू एसेट परचेज़ करना चाह रहे हो, इक्विपमेंट परचेज़ करना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की तरफ जाओगे। इसी तरह अगर आप फाइनेंस करना चाह रहे हो वर्किंग कैपिटल के अंदर, तब भी आप लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के अंदर जाओगे। अगर आप अपने कैश फ्लो को इन्हांस करना चाह रहे हो कंपनी के, तब भी आप लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की तरफ जाओगे। अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो R&D ऑपरेशंस के अंदर, तब भी आप लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के अंदर जाओगे। अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हो या कोई चीज़ को जो जैसे बिल्ड करना चाह रहे हो किसी नए प्रोजेक्ट को, या आप जो है वो कोई न्यू प्रोडक्ट डेवलप करना चाह रहे हो, या आप अपनी जो मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज है उसको डिज़ाइन करना चाह रहे हो, या अपनी जो है वो फैसिलिटीज़ को इंक्रीज़ करना चाह रहे हो, या बिज़नेस ऑपरेशंस को एक्सपैंड करना चाह रहे हो, तो इन तमाम सिचुएशंस के अंदर आप क्या करोगे, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के अंदर जाओ। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग आप क्यों यूज़ करते हैं, आप इसलिए यूज़ कर सकते हैं कि आप एक्सपैंड करना चाह रहे हैं अपने बिजनेस ऑपरेशन को, इसलिए आप यूज़ कर रहे हो कि आप जो है वो कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हो। तो इन तमाम सिचुएशंस में आप लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए जाते हो, क्योंकि आपको लंबे अरसे के लिए फाइनेंस चाहिए, लंबे अरसे के लिए पैसा चाहिए। फिर आप क्या करोगे, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की तरफ जाओगे। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के अंदर आपके पास टाइप्स हैं कुछ। टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग में आपके पास जो है वो डेट फाइनेंसिंग है और इक्विटी फाइनेंसिंग है। इक्विटी फाइनेंसिंग को आप जो है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग से भी कर सकते हो और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग से भी कर सकते हो। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग से अगर आप इक्विटी फाइनेंसिंग को करते हो तो उसे हम डिटेल में डिस्कस करके आ चुके हैं। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग में आप जो है वो ट्रेड पेबल, बैंक लोन, क्रेडिट, ऑपरेटिंग लॉन्स और ऑपरेटिंग लीज, और इसके अलावा जो है वो डिस्काउंटिंग ऑफ रिसीवेबल, इनकी तरफ मूव करते हैं। अब जो है वो हम इक्विटी फाइनेंसिंग को लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के साथ देखेंगे और साथ जो है वो हम डेट फाइनेंसिंग को भी देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ गया जी डेट फाइनेंसिंग। डेट फाइनेंसिंग के अंदर अब जो है वो हम लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की तरफ जा रहे हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो आपका बॉर्वर है वो क्या करता है, अमाउंट रिसीव करता है, फंड रिसीव करता है किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए या किसी में जो परपेचुटी के लिए कोई इसने डिज़ाइन किया हो तो उसके लिए वो क्या करता है, पैसे रिसीव करता है, फंड रिसीव करता है। और क्या करता है कि इंटरेस्ट पे करता है, जितना डेट उसने लिया होगा उसके ऊपर वो इंटरेस्ट पे करता है। अगर उसने लॉन्ग टर्म से ज़्यादा अरसे के लिए लिया तो ज़्यादा अरसे के लिए, लेट्स सपोज अगर उसने 1 लाख रुपया लिया और उसमें से उसने पैसे पे करते हैं तो जितना उसका आउटस्टैंडिंग होगा, अगर 1 लाख का लिया उसके ऊपर उसने 100 रुपया पे कर दिया, तो पीछे जितने भी उसके पास पैसे बचे होंगे उसके ऊपर वो क्या करेगा, जितना रिमेनिंग पैसा होगा उसके ऊपर वो इंटरेस्ट पे करता जाएगा। मतलब अगेन वही किस्सा, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट की पेमेंट यहाँ पर होती जाएगी। एग्री टू रीपे द अमाउंट बोरोड व्हेन द डेट मेच्योर, जब डेट जो है वो किसी मेच्योरिटी लेवल के ऊपर रीच कर जाएगा, जो भी उन्होंने टाइम पीरियड डिसाइड किया होगा कि ये इतने अरसे के लिए डेट है। लेट्स सपोज अगर डेट जो है वो 1 साल से 10 साल के लिए, तो 10 साल के ऊपर जाके डेट अगर मेच्योर हो जाता है तो क्या करेगा, मेच्योरिटी के ऊपर जो भी उनका डिसाइडेड अमाउंट होगी वो अमाउंट इसको यहाँ पर रीपे करनी पड़ेगी। 1 लाख 2 लाख जो भी उन्होंने अमाउंट डिसाइड की होगी वो अमाउंट उसको यहाँ पर रीपे करनी होगी।
जैसे इसकी एग्जांपल अगर हम डिस्कस करें तो इसकी जो है वो टर्म लोन्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, फाइनेंसिंग लीज होगी। फाइनेंसिंग लीज इसकी एक बेहतरीन एग्जांपल। इसमें बेसिकली क्या होता है डेट फाइनेंसिंग के अंदर कि आप इस डेट के ऊपर यानी कि ईयर 1 के ऊपर एक एसेट ले लेते हो, और जब वो एसेट मेच्योर हो जाता है यानी कि 10 साल का अगर आपका टाइम पीरियड होता है, 10 साल के लिए आपने उस एसेट को लीज किया होता है, तो 10वें साल जाकर यानी कि ईयर एंड के ऊपर जाकर आपको एक अमाउंट पे करनी पड़ती है, 1 लाख 2 लाख, और वो एसेट फिर आपका हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं डेट फाइनेंसिंग। आई थिंक सो अब आपको इस लाइन की समझ आ चुकी होगी। फिर हमारे पास आता है जी बॉन्ड्स। बॉन्ड्स क्या होते हैं? ये लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जहाँ पर जो है वो टू पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं। एक पार्टी जो है वो हमारे पास बॉर्वर होता है, दूसरी पार्टी हमारे पास लैंडर होती है। बॉर्वर क्या होता है? जो इशू करता है बॉन्ड्स को, और लैंडर क्या होता है? जो बाय करता है या इन्वेस्ट करता है लोन बॉन्ड्स के अंदर। लैंडर क्या होता है? बायर या इन्वेस्टर। और जो बॉर्वर होता है, जो इशू करता है, वो गवर्नमेंट भी हो सकती है, वो कोई लोकल बॉडी भी हो सकती है, वो कॉरपोरेशन भी हो सकती है जो बॉन्ड्स वगैरह को इशू कर रही होती है। और जनरली इसके अंदर क्या होता है? एक फिक्स्ड इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ता है, और पीरियोडिक इंटरवल्स के ऊपर, यानी कि जो भी 1 माह बाद, 3 माह बाद, 4 माह बाद, 6 माह बाद, जो भी इंटरवल्स रखे होते हैं उसके ऊपर आपको एक फिक्स इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। बॉन्ड्स जो है वो हमारे पास क्या होते हैं? रिडीमेबल होते हैं। रिडीमेबल क्या होते हैं कि जो टाइम के ऊपर आपको रीपे हो सकते हैं। आपके पास दो तरह के बॉन्ड्स होते हैं, रिडीमेबल, इरिडीमेबल। तो यहाँ पर सिर्फ जो है वो रिडीमेबल को डिस्कस किया हुआ है। ये रिडीमेबल होते हैं जो कि आपको प्री डिटरमाइंड डेट के ऊपर फ्यूचर में जाकर आपको यानी कि री पे बैक हो सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होते हैं? रिडीमेबल होते हैं। एडवांटेजेस अगर हम बॉन्ड के डिस्कस करें तो ये क्या होता है? एक फिक्स रेट होता है बॉन्ड के ऊपर जो कि पे करना पड़ता है रेगुलर इंटरेस्ट रेट के ऊपर, या कूपन रेट होता है। या तो आपके ऊपर इंटरेस्ट रेट लग रहा होगा, या आपके ऊपर कूपन रेट लग रहा होगा। जो भी रेट लग रहा होगा, जो भी इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया होगा उस रेट के ऊपर, यानी कि बॉर्वर क्या कर रहा होगा? फ़ायदा ले रहा होगा इस इंटरेस्ट से, और जो लैंडर है वो क्या कर रहा होगा? इंटरेस्ट पे कर रहा होगा इसके ऊपर। ये क्या होता है? एक लेस रिस्की होता है एज़ कम्पेयर टू इक्विटी। अगर हम इक्विटी की तरफ जाएं तो वो ज़्यादा रिस्की होता है, लेकिन बॉन्ड्स जो होते हैं वो कम रिस्की होते हैं। फाइनेंसिंग ड्यू टू स्पेसिफिक मेच्योरिटी पीरियड ऑफ बॉन्ड्स। किस वजह से? क्योंकि इनकी स्पेसिफिक मेच्योरिटी पीरियड होता है जिसकी वजह से इनका जो रिस्क होता है वो कम होता है। मोस्ट बॉन्ड आर यूनिवर्सली रेटेड बाय क्रेडिट रेटेड एजेंसीज। बहुत सारे जो आपके बॉन्ड्स हैं उनके जो रेट्स वगैरह डिसाइड करती हैं वो एक क्रेडिट रेटेड एजेंसीज डिसाइड करती हैं, जो कि इंडिपेंडेंट सोर्सेज को एनालाइज करती हैं और फिर देखती हैं कि आपका जो बॉन्ड्स है उनका रेट क्या होना चाहिए। जो भी लोग बॉन्ड्स लेते हैं और उसको जाकर मार्केट के अंदर सेल भी कर देते हैं अगर आप उनको सेल करना चाहें। आपके बॉन्ड्स जो हैं वो कन्वर्टेबल भी होते हैं। मतलब अगर आपने बॉन्ड लिया है, कल को आप इसको इक्विटी के अंदर चेंज करवाना चाहते हो तो एक ख़ास टाइम पीरियड के बाद आप उसको जो है वो इक्विटी के अंदर चेंज भी करवा सकते हो। मतलब कन्वर्टेबल बॉन्ड्स भी होते हैं आपके पास जो बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं इक्विटी शेयर्स के अंदर। मतलब आज आपने बॉन्ड लिया और 5 साल बाद वो आपको इक्विटी शेयर मिल जाएगा, मतलब कंपनी के अंदर आपको शेयर मिल जाएगा, आप उसके स्टेक होल्डर बन जाओगे एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद। अगर आप बैंकक्रप्ट होने की सिचुएशन हो तो क्या होता है? बॉन्ड इज पेड बिफोर अ कॉमन स्टॉक शेयर होल्डर। बॉन्ड जो होता है वो पे कर दिया जाता है कॉमन स्टॉक शेयर होल्डर्स को। फर्दर मैनी बॉन्ड्स आर सिक्योर्ड थ्रू अ सम फॉर्मा। कुछ बॉन्ड्स जो होते हैं वो आपके पास सिक्योर भी होते हैं, इसलिए बॉन्ड्स के अंदर रिस्क कम होता है। बॉन्ड्स के अंदर रिस्क किस वजह से कम होता है? एक तो ये है कि अगर बंदा बैंकक्रप्ट हो गया तो ये कॉमन स्टॉक के अंदर से जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको बॉन्ड्स रिटर्न कर दिए जाते हैं। दूसरा ये है कि बॉन्ड जो होते हैं वो सिक्योर होते हैं, और बॉन्ड्स को इसी वजह से जो है वो लेस रिस्की कंसिडर किया जाता है। क्योंकि अगर इसके बरक्स हम इक्विटी के अंदर जाएँ तो इक्विटी जो है वो रिस्की होती है। अगर बंदा बैंकक्रप्ट हो गया तो क्या होता है? उसके पास जितने पैसे बचते हैं उसमें से जितने लोगों को इसने पैसे देते हैं वो तमाम लोगों को डिवाइड करके वो पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। अगर किसी ने 10 लाख भी लेना है उसके हाथ में कभी लाख या 1.5 लाख आ रहा होगा, तो इस तरह की सिचुएशन होती है। मीडियम एंड लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस अवॉइडिंग अ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग रिस्क, इस तरह की जो है वो इसके अंदर सिचुएशन होती है। चीपर फ्रॉम
फाइनेंसिंग कंपेयरिंग टू अ बैंक डेट्स और हायर क्रेडिट रेटिंग इशूअर। इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास जो है वो चीपर वे होता है फाइनेंसिंग का एज़ कम्पेयर टू बैंक डेट की तरफ। अगर आप जाओगे तो आपको हाई क्रेडिट रेटेड रेट जो होते हैं वो आपको इशू होते हैं। अब अगर हम इसके डिसएडवांटेज को डिस्कस करें तो डिसएडवांटेज में क्या है कि आपको जो है वो फिक्स रेट बॉन्ड में हैव इंटरेस्ट रेट का जो रिस्क होता है वो राइज कर सकता है मार्केट के अंदर। तो जो इंटरेस्ट रेट का रिस्क है, हो सकता है आज रेट कुछ और लग रहा कल को कुछ और, तो ये इंक्रीज भी कर सकता है। दूसरा ये है कि अगर आप पैसे नहीं देते तो क्या होगा कि चांस है कि मार्केट में आपका नाम जो है वो ख़राब हो। Bonds may have inflationary risk if the coupon rate does not keep up with the rate of inflation। अगर मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन 10 रुपये चल रही है और वो मीट नहीं कर रहा कॉपन रेट के साथ, तो ये भी रिस्क है। मतलब पहले आटा आप 40 रुपये का लेते थे, अब आटा 50 रुपये का ले रहे हो, तो वही सेम जो आटे की कीमत में इजाफा आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है? इन्फ्लेशन की वजह से आ रहा है। तो अगर आपका कॉपन रेट इन्फ्लेशन रेट को मीट नहीं कर रहा तो ये बॉन्ड्स जो हैं वो आपके साथ नुकसानदेह भी हो सकते हैं। कमिटमेंट ऑफ कैश पेमेंट, इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, ये जो है वो लिक्विडिटी रिस्क की तरफ भी आपको लेके जा सकता है। रिक्वायर्ड टू मेंटेन सर्टेन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल सच एज मेंटेनिंग अ सर्टेन रेशोज वगैरह आपको मेंटेन करनी पड़ती है। तो ये इस तरह के आपके पास जो है वो डिसएडवांटेज है। रेशियो एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। फिर हमारे पास डिस्कस आती है जी फाइनेंसिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज को हमने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट हमारे पास आती है फाइनेंसिंग लीज। फाइनेंसिंग लीज के पास हमारे पास वही अगेन लेसर और लेसी होता है। लेसर क्या होता है? जो ऑनर होता है जो चीज़ को देता है, और लेसी क्या है? जो चीज़ को लेता है। यानी कि अगर आप किसी दुकान से मोबाइल लेने गए हैं तो मोबाइल देने वाला आपको लेसर है, और आप मोबाइल ले रहे हैं तो आप क्या हैं? लेसी हैं, और आप उसके ऊपर रेंटल पे करते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं कि लेसी जो है वो एसेट को यूज़ कर सकता है विदाउट इन्वेस्टिंग कंपनी फंड्स इनटू एन एसेट। अगर आप एसेट खरीदना चाह रहे हो और एसेट जो है वो 10 लाख रुपए का, और अगर फिलहाल आपके पास 10 लाख रुपए नहीं है, तो आप क्या करोगे? लीज़ की तरफ चले जाओगे और लीज़ के रेंटल आप पे करते जाओगे। आपका जो पैसा है वो उस एसेट के अंदर इन्वेस्ट नहीं होगा। आहिस्ता आहिस्ता उस एसेट से फ़ायदा उठा उठा के ही उसकी जो है वो लीज़ पेमेंट करते रहोगे। तो ये इसका फ़ायदा है। दूसरा ये कि आप इसको मंथली इंस्टॉलमेंट करवा सकते हो, एनुअली इंस्टॉलमेंट करा सकते हो। जिस भी हिसाब से आप इसकी इंस्टॉलमेंट करना चाहे उसकी कॉस्ट को उस हिसाब से जो है वो सेपरेट कर सकते हो। उसके बाद क्या फिक्स कॉस्ट होती है? रेंटल जो होते हैं, रेंटल कॉस्ट वो फिक्स होती है। अगर आपने 10 सालों पर डिसाइड किया तो 10,000 आप हर साल देते जाओगे, और उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट जो है वो राइज होता जाता है। उसके बाद क्या है कि लीज़ रेंटल जो है वो टैक्स डिडक्टेबल होते हैं। ये ऑलरेडी जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसका फ़ायदा क्या होता है कि जो आपके पास लीज़ रेंटल होते हैं उनके ऊपर जो है वो टैक्स वगैरह नहीं लगता, ना ही ये टैक्स की कैलकुलेशन में आते हैं। कस्टमाइज रीपेमेंट होती है, अवेलेबल होती है। आपकी मर्ज़ी है जिस हिसाब से आप जो है वो रीपेमेंट करना चाहो। मैंने आपसे डिस्कस किया मंथली एनुअली, आप इस लिहाज से जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी हासिल कर सकते हो। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं फाइनेंसिंग लीज़ के अंदर। अगर हम डिसएडवांटेज डिस्कस करें फाइनेंसिंग लीज़ के अंदर, कि फाइनेंसिंग लीज़ के अंदर हमारा डिसएडवांटेज क्या है? आपका एसेट सिक्योर नहीं होता। अगर आप पेमेंट नहीं करते तो वो एसेट आपका जो है वो ले लेते हैं। दूसरी ये है कि अगर आप पेमेंट नहीं करते तो मार्केट में आपका नाम भी ख़राब होता है, आपकी जो है वो रेटिंग भी ख़राब होती है कि इन लोगों को चीज़ें उधार पर नहीं देनी, ये लोग पेमेंट वापस नहीं करते। दूसरा क्या है? लीगल ऑनरशिप जो है, लीगल ऑनरशिप रिमेन्स विद द फाइनेंसिंग कंपनी। जो फाइनेंसिंग कंपनी होती है लेसर, उसके पास ही जो है वो इसकी लीगल ऑनरशिप जो है वो रहती है। उसके बाद कंडीशन देयर आर सर्टेन, इसके ऊपर कुछ जो है वो कंडीशन वगैरह लगाई जाती हैं जो फॉलो करते हैं फाइनेंस लीज वाले, सच एज मेंटेनिंग अ सर्टेन, यानी कि आपने उसकी मेंटेनेंस वगैरह करानी है, उस एसेट को लेके चलना है, कोई करंट रेशो आपने निकालनी है, उसकी क्विक रेशो निकालनी है। तो इस तरह की कुछ कंडीशन वगैरह इसके ऊपर एप्लीकेबल होती है। डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग लीज। फाइनेंस लीज में क्या होता है कि फाइनेंस लीज जो है अगर एक्सपायर हो जाती है द लेसी कैन परचेज एन एसेट एट अ बार्गेनिंग प्राइस। जो प्राइस उन्होंने डिसाइड की होती है उसके ऊपर एसेट जो है वो परचेज कर सकता है। लेकिन ऑपरेटिंग लीज के अंदर क्या होती है? ऑनरशिप जो है वो लेसर के पास ही रहती है ड्यूरिंग एंड आफ्टर द लीज टर्म। लीज टर्म के दौरान भी और लीज टर्म के बाद भी जो इसका ऑनरशिप है वो जो है वो लेसर के पास ही रहती है। उसके बाद टर्म पीरियड जनरली जो है वो एक्सटेंड कर सकते हो। टाइम पीरियड फाइनेंस लीज के अंदर अगर 4 साल के लिए 5 साल पे लेके जा सकते हो, लेकिन
ऑपरेटिंग लीज में थोड़ा सा ऐसा करना आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है? फाइनेंस लीज इंक्लूड एज एन एसिड। आप जो फाइनेंस लीज लेते हो उसको आप अपना एसिड बनाते हो राइट टू यूज़ के नाम से ऑन द बैलेंस शीट ऑफ द लीज। लेसी जो है वो राइट टू यूज़ के नाम से इसको रिकॉर्ड करता है, जबकि ऑपरेटिंग लीज के अंदर क्या होता है कि आप जो है वो उसको ऑफ बैलेंस शीट आइटम कंसिडर करते हो, मतलब इसको एक्सपेंस आउट करा रहे होते हो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रोवाइडेड सम, इसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने कुछ जो है वो क्लासिफिकेशन प्रोवाइड की है फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज के अंदर। IAS 16 है, आगे जाके आप इसे डिटेल में डिस्कस करोगे और पढ़ोगे। द फाइनेंसिंग लीज टर्म इज़ एट लीस्ट 75%। जो आपकी फाइनेंसिंग लीज होती है, ये फाइनेंसिंग लीज कब जो है वो पता चलेगा कि ये एसिड अगर हमने लिया ये फाइनेंस लीज के अंदर आता है अगर 75% उसकी इकोनॉमिक लाइफ जो एसिड की है वो आप यूज़ कर रहे हो तो फाइनेंस लीज है। मतलब अगर आपने कोई एसिड लिया और उस एसिड का आप 75% आप यूज़ कर रहे हो उसकी लाइफ, अगर उसकी लाइफ 10 साल है और उसमें से 8 साल आप यूज़ कर रहे हो तो ये आपके पास फाइनेंसिंग लीज है। जबकि ऑपरेटिंग लीज में क्या होता है? द लीज टर्म इज़ कंसिडरेबल लेस दैन द इकोनॉमिक लाइफ। यहाँ पर आपके पास इकोनॉमिक लाइफ से कम होती है। अगर उसकी लाइफ 10 साल है तो आप उसको 1 साल 2 साल के लिए यूज़ कर रहे हो तो ये क्या है, उसकी लाइफ से कम होती है। तो फाइनेंसिंग लीज में क्या होता है, आपके पास 75% अगर आप उसकी लाइफ यूज़ कर रहे हो तो ये आपके पास क्या आती है, फाइनेंसिंग लीज में आती है। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फाइनेंसिंग लीज पेमेंट इज़ एट लीस्ट 90% ऑफ द एसिड वैल्यू। जो एसिड की वैल्यू है उसके 90% पर जो है वो फाइनेंस लीज हो। मतलब ये कि अगर आप एसिड जो है वो 10 लाख का ले रहे हैं और रीपेमेंट आप जो है वो 1000 रुपया कर रहे हैं तो 1000 रुपये को आपने जो है वो प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर एनविटी का जो है वो फार्मूला लगा के R/1 प्लस R-1 वो वाला फार्मूला लगा के आपने उसको कैलकुलेट करना है। अगर वो 90% एसिड की वैल्यू बनती है, मतलब एसिड 10 लाख का या एसिड जो है वो 1000 रुपये का, आप पेमेंट जो है वो 100 रुपये कर रहे हो, इस 100 रुपये के ऊपर आपने जो है वो फार्मूला लगा के उसको मेच्योर करना है। अगर ये अमाउंट इस अमाउंट के 90% है तो फिर आपके पास क्या हो, तो आप इसको क्या करेंगे, इसके ऊपर फार्मूला लगाकर इसको मेच्योर कराएंगे। एनविटी का फार्मूला लगा के एनविटी ऑर्डिनरी या ड्यू जो भी उसके ऊपर लगता होगा, जिस भी हिसाब से, अगर रीपेमेंट एडवांस में है या ईयर एंड के ऊपर है तो वो फार्मूला लगा के आप इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अगर वो इस वैल्यू के 90% है तो ये आपके पास क्या होगा, फाइनेंस लीज पेमेंट होगा। ठीक है, तो आपने सिर्फ ये पॉइंट याद रखने हैं। अगर आप 75% ऑफ लीज एसिड की 75% ऑफ लाइव यूज़ करें तो आपके पास फाइनेंस लीज है। इसी तरह अगर एसिड की जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट है, यानी कि अगर आप लीज पेमेंट 100 रुपया कर रहे हैं, इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो एसिड की वैल्यू के 90% है, तब भी जो है ये आपके पास फाइनेंस लीज ही होगी। मतलब आपका मोबाइल 1000 रुपये का और आप 100 रुपये की पेमेंट कर रहे हो तो 100 रुपये की पेमेंट को आपने प्रेजेंट वैल्यू पे ले आना है, और अगर वो 90% बनती है यानी कि 900 रुपये बनती है तो ये आपके पास क्या कहलाएगी, ये आपके पास फाइनेंस लीज कहलाएगी। इसके अलावा आपके पास जो ऑपरेटिंग लीज है उसके अंदर एक शॉर्ट नोटिस के ज़रिए आप किसी भी टाइम अपनी ऑपरेटिंग लीज को एंड कर सकते हो, ख़त्म कर सकते हो। इसमें आपके ऊपर किसी किस्म की भी जो है वो प्लेंटी वगैरह नहीं लगती, जबकि फाइनेंस लीज के अंदर आप अपनी जो लीज की पीरियड है उसको इतनी जल्दी ख़त्म नहीं कर सकते, ये आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। मतलब अगर आपने 10 साल के लिए एसिड लिया है तो आप 10 साल के अंदर अंदर उसको किसी भी टाइम जो है वो ख़त्म नहीं कर पाओगे फाइनेंस लीज के अंदर। लेकिन ऑपरेटिंग लीज के अंदर अगर आपने 8 माह के लिए लिया है तो आप 8 माह में किसी भी शॉर्ट नोटिस के ज़रिए इसको जो है वो एंड कर सकते हो। रनिंग कॉस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट इन फाइनेंस लीज, द लेसी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, लेसी रिस्पॉन्सिबल होता है फाइनेंस के अंदर उसके ऊपर जो भी मेंटेनेंस आती है इक्विपमेंट के अंदर या कोई भी उसके ऊपर कॉस्ट वगैरह आती है तो वो कहाँ पे लेसी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जबकि ऑपरेटिंग लीज के अंदर क्या होता है, द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड मेंटेनेंस ऑफ द इक्विपमेंट इज इंक्लूडेड इन द पीरियोडिक लीज इंस्टॉलमेंट विद इन द डिज़ाइन टर्म एंड यूजेज। यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि जो आपने पेमेंट देनी होती है उसी के अंदर ये तमाम चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, उसकी इंश्योरेंस भी, उसकी मेंटेनेंस भी। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती भी है तो वो लेसर करवाता है, लस्सी नहीं करवाता। ये ऑपरेटिंग लीज के अंदर इस तरह की सिचुएशन होती है। तो आई थिंक सो अब आपको कंप्लीट डिटेल में जो है ये क्लियर हो चुकी होगी ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज।
अब आपको ये चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। फाइनेंस लीज आप लॉन्ग टर्म में यूज़ करते हो और ऑपरेटिंग लीज आप जो है वो अगर आप शॉर्ट टर्म की तरफ जा रहे हो तो शॉर्ट टर्म में आप क्या यूज़ करोगे, आप जो है वो ऑपरेटिंग लीज की तरफ जाओगे। एडवांटेजेस टू लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग, जैसे हमने शॉर्ट टर्म डेट फाइनेंसिंग के एडवांटेजेस पढ़े थे, इसी तरह अब हम लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग के जो है वो एडवांटेजेस पढ़ने जा रहे हैं। एडवांटेजेस ऑफ लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग के अब हम जो है वो कुछ एडवांटेजेस देखते हैं, ठीक है। शॉर्ट से हमने जो है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के एडवांटेजेस देखे थे। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग क्या करती है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग हेल्प करती है बिज़नेस के अंदर कि वो बिल्ड कर सके अपने आप को, यानी कि बिज़नेस के अंदर अहम आंगी को पैदा करती है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग से क्या होता है, ये हेल्प करती है बिज़नेस को ग्रो करने में, उसको एक्सपेंड करने में मदद देती है। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग से क्या होता है कि आपके जो एसिड और लाइबिलिटीज़ हैं वो एकदम मैच करते हैं, जबकि शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के अंदर ये डिफ़िकल्टी आ रही थी कि एसिड और लाइबिलिटीज़ जो है वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहे थे, ये मिस मैच कर रहे थे। लेकिन लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के अंदर आपके एसिड एंड लाइबिलिटीज़ एक दूसरे से एग्जैक्ट मैच कर रहे होते हैं। लॉन्ग टर्म सपोर्ट मिलती हैं इन्वेस्टर के साथ। जब कंपनी किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के अंदर जा रही होती है तो क्या होता है कि एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बढ़ रहा होता है। मतलब जैसे अगर आपने किसी से लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग का कोई भी सोर्स लिया हुआ है और जैसे आपने फाइनेंस लीज दी हुई है किसी दूसरी कंपनी से और आप उसको टाइम पे पेमेंट दे रहे हो, टाइम पे सब कुछ कर रहे हो, तो आप दोनों के दरमियान रिलेशनशिप अच्छा रहेगा और रिलेशनशिप बढ़ेगा। हो सकता है कल को ये रिलेशनशिप किसी पार्टनरशिप को इख्तियार कर ले। अगर कंपनी को कल को कहीं फाइनेंस चाहिए है तो हो सकता है कि कंपनी को बाहर कहीं जाना ना पड़े और उसको कोई न्यू फाइनेंसिंग पार्टनर ना ढूंढने पड़े, वो इन्हीं लोगों को यूज़ कर सके जिनसे उनका पहले रिलेशनशिप चल रहा होता है। तो ये मदद देते हैं कंपनी के रिलेशनशिप को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए। उसके बाद क्या, ये मिनिमाइज़ करता है रीफाइनेंसिंग के रिस्क को, क्योंकि आपने जो है वो ये जो रीफाइनेंसिंग का रिस्क होता है इसको जो है ये मिनिमाइज़ करता है। लॉन्ग टर्म फिक्स्ड रेट फाइनेंसिंग मिनिमाइज द रीफाइनेंसिंग रिस्क दैट कम विद द शॉर्टर टर्म डेट मेच्योरिटीज़ के साथ, जो शॉर्ट टर्म डेट होते हैं उसके साथ जो है ये आता है। लो कॉस्ट होती है, रिलेटिवली लो इंटरेस्ट रेट होता है। शॉर्ट टर्म फाइनेंस से अगर हम इसको कंपेयर करें तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो होता है वो लो होता है। अगर वहाँ पर इंटरेस्ट रेट 10% चल रहा है तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट 8% 6% चल रहा होगा। उसके बाद क्या, फाइनेंसिंग प्रोवाइडेड अ ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिसोर्सेज टू फंड वेरियस कैपिटल नीड्स। जो आपका फाइनेंसिंग है ये प्रोवाइड करता है आपको फ्लेक्सिबिलिटी और रिसोर्स कि आप इसको जो है वो अपने कैपिटल को जो भी आपकी नीड है वहाँ पर इसको आप फंड कर सको। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग कम विद द फ्लेक्सिबल रीपेमेंट्स ऑप्शन, यहाँ पर भी जो है वो आपके पास फ्लेक्सिबल रीपेमेंट ऑप्शंस होती है। इसके बाद कुछ डिसएडवांटेजेस है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के अंदर, जिसके अंदर इसके जो है हमें डिसएडवांटेजेस देखने में जो डिसएडवांटेज देखना पड़ता है वो ये है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग में कम विद सर्टेन कंडीशंस। यहाँ पर कुछ कंडीशंस होते हैं कि आपने मेंटेनेंस करनी है, आपने ये करना है वो करना है, तो इस तरह की सर्टेन कंडीशंस जो हैं वो आपके ऊपर लग रही होती हैं। जैसे आपने करंट रेशो को जो है वो लेवल करना है, आपने अगर कोई क्विक रेशो है उसको लेवल करना है, मतलब उसको मेंटेन करके रखना है, तो इस तरह की कुछ कंडीशंस जो हैं वो आपके ऊपर लग रही होती हैं। ड्यू टू हायर फाइनेंस हायर फाइनेंस की वजह से क्या होता है कि आपकी जो है वो इन्वॉल्वमेंट होती है उन लोगों के आपके अंदर। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग में आल्सो नीडेड एडिशनल मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल टू इंश्योर द प्रॉपर ऑपरेशंस, और आपके ऑपरेशंस को प्रॉपर चलाने के लिए, पैसों को बर वक्त टाइम के ऊपर रीपे करने के लिए, इन तमाम चीज़ों को लेके चलने के लिए आपकी जो मेंटेनेंस की कॉस्ट है, उस चीज़ों को कंट्रोल करने की कॉस्ट हो सकता है वो कॉस्ट भी बढ़ जाए। फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर अ लैंडर के लिए जो है वो फिक्स रेट ऑफ रिटर्न होता है, जो कि इसको जो है वो डिफ़िकल्टीज़ के लिए क्रिएट कर रहा होता है। हो सकता है मार्केट में चीपर रेट चल रहा हो लेकिन उसको जो है वो एक फ़िक्स रेट देना पड़ता है। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग में रिक्वायर एडिशनल एफर्ट ऑन अ पेपर वर्क, यहाँ पर जो है वो एडिशनल एफर्ट चाहिए होती है पेपर वर्क के लिए, और ताकि जो है आप किसी रिस्क से बच सकें। इस वजह से जो है यहाँ पर आपको पेपर वर्क की ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। तो ये कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग के।
अब हम चलते हैं जी इक्विटी फाइनेंसिंग की तरफ। इक्विटी होता क्या है? वो पैसा जो ऑनर लेकर आता है। इक्विटी रेफर्स टू ऑनर इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। ऑनर की इन्वेस्टमेंट बिजनेस के अंदर इन कॉरपोरेशंस। द प्रेफर्ड एंड कॉमन स्टेक होल्डर आर द ऑनर। यहाँ पे क्या होता है कि आपके जो स्टेक होल्डर होते हैं वो ऑनर होते हैं। और कंपनी क्या करती है? ऑब्टेन इक्विटी फाइनेंसिंग बाय सेलिंग अ न्यू ओनरशिप। यहाँ पर कंपनी जो है वो अपने शेयर्स वगैरह सेल करती है ताकि इसके अंदर जो है वो नए ऑनर आए और पैसा जितना उसको चाहिए उतना पैसा वो हासिल कर सके। एग्जाम्पल ऑफ इक्विटी फाइनेंसिंग क्या है? रिटेन अर्निंग, इशूइंग शेयर फॉर कैश या प्रेफर्ड स्टॉक। ये क्या है उसकी जो है वो इक्विटी फाइनेंसिंग के कुछ एग्जांपल्स हैं। रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग क्या होती है? रिटेन अर्निंग एक पोर्शन होता है जो कि आप फिक्स करते हो कि द रिटेन अर्निंग रिप्रेजेंट द पोर्शन ऑफ इक्विटी अर्निंग। इक्विटी अर्निंग का जो है ये एक पोर्शन होता है जो आप क्या करते हो? अगर आप लोगों को याद हो, जब आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंशन बनाते थे तो स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंशन इनकम में से आपका जो प्रॉफिट आता था उस प्रॉफिट को उठाकर आप जो है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लेके जाते थे और वहाँ पर आप उसको रिटेन अर्निंग के टी अकाउंट के अंदर लिखते थे। रिटेन अर्निंग का कुछ ब्रॉड डाउन आ रहा होता था, उसके अंदर प्रॉफिट फॉर द ईयर लिखते थे और आपके पास कैरिड डाउन आ रहा होता था। तो रिटेन अर्निंग क्या होता था? बेसिकली ये प्रॉफिट का ही हिस्सा होता है जिसमें से कुछ जो है वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है एज अ सोर्स ऑफ डिविडेंड और बाकी जो प्रॉफिट है वो कंपनी के अंदर रख लिया जाता है ताकि उसको दोबारा से इन्वेस्ट किया जाए, री इन्वेस्ट किया जाए ताकि कंपनी के जो ऑपरेशन हैं उनको चलाया जा सके। कंपनी जो है वो अपने डेट्स वगैरह को रीपे कर सके, कंपनी कोई नया जो है वो कैपिटल एसेट वगैरह परचेज़ कर सके। तो इस वजह से जो है वो रिटेन अर्निंग को रखा जाता है। मतलब अगर कंपनी को 10 लाख रुपये प्रॉफिट हुआ है तो ज़रूरी नहीं कि 10 लाख का 10 लाख की शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर दिया जाए। उस 10 लाख में से हो सकता है कोई 5% या 10% जो है वो शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर लिया जाए, बाकी जो पैसा है वो दोबारा से कंपनी के अंदर री इन्वेस्ट किया जाए रिटेन अर्निंग के नाम से। अगर आपको नहीं भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या कंपनीशन का नहीं पता तो बस आप इतनी बात समझ लें कि अगर कंपनी 10 लाख प्रॉफिट कमाती है तो 10 लाख का 10 लाख ही अपने ऑनर्स को नहीं दे देती, उसमें से कुछ एक परसेंटेज होती है जो अपने ऑनर को देती है और बाकी कंपनी दोबारा अपने अंदर जो है वो री इन्वेस्ट कर लेती है। इसको एक दफ़ा रीड कर लें। Increasing long-term capital by retaining profit has several major benefits for the companies. अगर हम रिटेन अर्निंग से चलते हैं तो उसके कुछ बेनिफिट हैं। व्हेन अ न्यू इक्विटी इज़ राइज्ड बाय इशूइंग अ शेयर देयर आर लार्ज एक्सपेंसेस। अगर हम शेयर इशू की तरफ जाते हैं तो हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, जबकि अगर हम रिटेन अर्निंग की तरफ रहेंगे तो हमारा कोई जो है वो नया खर्चा नहीं होगा। अगर हमें 10 लाख प्रॉफिट होता है उसमें से 1 लाख दे देते हैं तो 9 लाख हमारे पास मज़ीद फंड आ जाएगा। वन इक्विटी इज़ इंक्रीज थ्रू अ रिटेन्ड अर्निंग देयर आर नो इशू कॉस्ट। कोई इशू कॉस्ट नहीं होती, आपको किसी किस्म के शेयर इशू करने की जो कॉस्ट पड़ती है वो आपको नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर आपको शेयर होल्डर का अप्रूवल नहीं चाहिए रिटेन अर्निंग को रखने के लिए। अब आपकी जो रिटेन अर्निंग है ये आप एक लिमिटेड अमाउंट तक जो है वो अपनी रिटेन अर्निंग को रख सकते हैं।
इसकी रीज़न क्या है? इसकी तीन बड़ी रीज़न्स हैं। अगर आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल है तभी आप रिटेन अर्निंग रख सकते हो, क्योंकि अगर आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं होगी तो आप रिटेन अर्निंग को रख ही नहीं पाओगे। दूसरा क्या है कि जब आप रिटेन अर्निंग रखते हो तो आप अपने जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको डिविडेंड देते हो, क्योंकि प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट की बेस पे आपने अपने शेयर होल्डर्स को कुछ डिविडेंड देना होता है। तो वो डिविडेंड आपने डिसाइड किया होता है कि हमने कितना डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करना है। तो इस वजह से भी आप अपनी रिटेन अर्निंग लिमिटेड रखते हो, क्योंकि आपने उनको डिविडेंड भी पे करना होता है। और आप अपनी जो है वो रिटेन अर्निंग को क्यों लिमिटेड रख सकते हो एक लिमिटेड अमाउंट से? उसकी वजह ये है कि आपने जो डिविडेंड देना है, रिटेन अर्निंग मस्ट बी यूज, वो यूज होती है सूटेबल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जितनी आप इन्वेस्टमेंट करोगे उतना आपको रिटर्न कल देना पड़ेगा। तो रिटेन अर्निंग जितनी आज आप रखोगे, कल फ्यूचर के अंदर जब वो ग्रो करेगी तो उसके ऊपर आपने शेयर होल्डर्स को दोबारा से डिविडेंड देना है। मतलब क्या है कि हमने देखा कि आपकी जो रिटेन अर्निंग है उसको आप एक लिमिटेड अमाउंट तक रख सकते हो। मतलब अगर आपका प्रॉफिट 1000 रुपया हुआ है तो इसमें से आप 900 रिटेन अर्निंग रखोगे या 800 रिटेन अर्निंग रखोगे या जो भी आपने डिसाइड किया होगा, एक लिमिटेड अमाउंट तक आप रिटेन अर्निंग रखोगे। इसकी वजह क्या है? इसकी पहली वजह यह है कि आपने शेयर होल्डर को देना होता है डिविडेंड। तो पहले ही आप सोच लोगे कि मैंने डिविडेंड कितना देना है, उतना आप साइड पे कर लोगे। दूसरी वजह क्या होती है कि जो पैसे आप ये इन्वेस्ट करते हो दोबारा से, इस पैसे के ऊपर आपको अब क्या करना पड़ता है, शेयर होल्डर्स डिमांड कर सकते हैं आपसे हायर डिविडेंड, और कल को आपको उनको दोबारा से हायर डिविडेंड देना पड़ेगा लो अर्निंग के ऊपर। ये वजूहत हैं जिसकी वजह से आप रिटेन अर्निंग को क्या करते हो, लिमिटेड अमाउंट तक रिटेन अर्निंग को रखते हो। कोई क्वेश्चन? और रिटेन अर्निंग, तीसरी बात क्या थी कि रिटेन अर्निंग को आप सिर्फ और सिर्फ किस में से रख सकते हो, प्रॉफिटेबल अमाउंट के अंदर से। अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है तब भी आप रिटेन अर्निंग को रख सकते हो। तो ये तीन वजूहत थी। अब हम कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ लेते हैं रिटेन अर्निंग के। रिटेन अर्निंग का फ़ायदा क्या है? देखिए, अगर कंपनी रिटेन अर्निंग को यूज़ करेगी तो कंपनी को अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनसे इजाफी फ़ंड नहीं मांगना पड़ेगा। जब कोई इमरजेंसी का केस होगा तो कंपनी क्या करेगी, रिटेन अर्निंग में से उस चीज़ को यूज़ कर लेगी और जहाँ कहीं इन्वेस्ट करना चाहती है तो कर लेगी, क्योंकि कंपनी के पास कैपिटल के अलावा भी पैसा मौजूद होगा। अगर कंपनी ने 100 रुपये प्रॉफिट कमाया और उसमें से 90 रुपये अपने पास रखे हैं, 10 रुपये अपने शेयर होल्डर्स को दे दिए, तो ये 90 रुपये कल को कंपनी किसी भी टाइम यूज़ कर सकती है। तो इससे क्या होगा कि अपने शेयर होल्डर्स को मज़ीद शेयर्स खरीदने के लिए या कुछ और कहने के लिए मजबूर नहीं करेगी, बल्कि अपनी रिटेन अर्निंग से ही वो पैसा यूज़ कर लेगी, जहाँ इन्वेस्ट करना चाहती होगी इन्वेस्ट कर लेगी। उसके बाद जो आपकी रिटेन अर्निंग है, रिटेन अर्निंग रखने का आपको फ़ायदा ये होगा कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन और बिजनेस को इन्हांस करेगी, क्योंकि आपका कैपिटल बढ़ जाएगा। अब आप मज़ीद पावरफुल हो जाएंगे। अगर आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप इक्विटी और डेट फाइनेंसिंग से बच जाएंगे और आप जो है आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसमें आपकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन हो जाएगी। मतलब क्या, आपके पास कैपिटल क्या ज़्यादा हो जाएगा। जब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखा था, यानी कि बैलेंस शीट को देखा था, उसके अंदर ऊपर आ रहे थे एसेट, नीचे आ रहे थे कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़, तो आपके कैपिटल इंक्रीज कर जाएंगे। अब बिजनेस विद अ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन, और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और उसके लिए इजी होगा लोन ऑब्टेन करना बैंक से। अगर वो बैंक से लोन लेना चाहेगी तो वो जल्दी जाकर बैंक आराम से उसे लोन दे देगा। क्यों? क्योंकि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग होगी। तो रिटेन अर्निंग की वजह से अल्टीमेटली हमारी फाइनेंशियल पोजीशन भी जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। दूसरा क्या है कि रिटेन अर्निंग अगर आप रखते हो तो ये एक चीपर सोर्स है अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है। अगर आप किसी दूसरे सोर्स ऑफ फाइनेंस की तरफ जाते हो, अगर डेट की तरफ जाते हो, इक्विटी की तरफ जाते हो, तो उसमें से सस्ता जो सोर्स है वो रिटेन अर्निंग है, क्योंकि रिटेन अर्निंग की वजह से ना तो आपको शेयर इशू करने पड़ रहे हैं, ना आपको जो है किसी बंदे के पास जाना पड़ रहा है कि जी आए हमारे हमारे हमें पैसे दें, हमें पैसे चाहिए, ना ही आपको किसी बैंक के पास जाना पड़ रहा है, ना ही बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा। सिंपल अपना ही प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट रखनी पड़ रही है। अगर 100 रुपये प्रॉफिट हो रहा है तो 50 रुपये अपने पास रखने पड़ रहे हैं, 50 रुपये अपने शेयर होल्डर को दे रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, आपके पास एक चीपर सोर्स है। ना आपकी कोई कॉस्ट वगैरह लग रही है, ना कुछ हो रहा है, ना ही कंपनी को कोई शेयर इशू करने पड़ रहे हैं, ना ही कोई उनको जो है शेयर को मेंटेन करने की कोई कॉस्ट उसको रखनी पड़ रही है। तो ये उसके लिए ईजी है। और ना ही उसको बैंक के पास जाकर कोई किसी किस्म की सिक्योरिटी अपनी रखवानी पड़ रही है। उसके बाद ये रिड्यूस करता है कॉस्ट ऑफ इशूइंग द एक्सटर्नल इक्विटी। मतलब अगर आप अपने शेयर्स इशू कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो या किसी और तरीके से अपनी जो इक्विटी है उसको बढ़ाना चाह रहे हो, तो उसकी कॉस्ट को ये रिड्यूस करता है रिटेन अर्निंग। इसके अलावा
अगर आप रिटेन अर्निंग मेथड के ऊपर जाओगे तो कंपनी में ना ही किसी नए ऑनर का आने का आगाज़ होगा, ना ही उसका कंट्रोल होगा, क्योंकि अगर आप शेयर इशू की तरफ जाओगे तो शेयर इशू करोगे तो कंपनी में अल्टीमेटली उनका कंट्रोल हो सकता है, उनकी ऑनरशिप हो सकती है। तो अगर आप रिटेन अर्निंग की तरफ जाओगे तो अगर आपके पास 100 ऑनर हैं या 100 शेयर होल्डर हैं तो वही रहेंगे, आप उन्हीं का प्रॉफिट मजीद कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये फ़ायदा भी आपके पास। नॉट टू पे डिविडेंड एंड रिटेन ऑल इट्स अर्निंग, अगर कंपनी चूज़ करती है कि वो कोई डिविडेंड ना पे करे और अपनी तमाम रिटेन जो अर्निंग है उनको रख ले, तो क्या होगा, उसकी जो वेल्थ है वो बढ़ जाएगी। शेयर होल्डर थ्रू अ एप्रिसिएशन इन इट्स नेट वर्थ एंड द वैल्यू ऑफ स्टॉक, उसकी नेट वर्थ के अंदर भी इजाफा होगा और क्या होगा, उसकी जो वैल्यू ऑफ स्टॉक है उसके अंदर भी अल्टीमेटली इंक्रीज आएगा। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं रिटेन अर्निंग के। कोई क्वेश्चन यहाँ तक आपका? डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस में हमें जो इसका डिसएडवांटेज देखना को मिलता है, अगर हम रिटेन अर्निंग को रखते हैं और अगर हम अपने प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट रख लेते हैं, तो रिटेन अर्निंग बना लेते हैं, तो इसका डिसएडवांटेज हमारे पास क्या हो सकता है? पहला डिसएडवांटेज हमारे पास ये हो सकता है कि रिटेन अर्निंग कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जहाँ पर अपना कैश फ्लो के साथ मैच नहीं करती, मतलब कैश फ्लो के साथ मिसमैच कर जाती है जब हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाते हैं और अल्टीमेटली कंपनी को जो है वो दोबारा से अपने फंड बोरो करने पड़ते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है कि आपके ये कैश फ्लो के साथ मिसमैच कर जाए। दूसरा क्या है, जब आप रिटेन अर्निंग को रखोगे यानी कि एक चीज़ को रखोगे तो उसकी वजह से आपको कोई दूसरी चीज़ खोनी पड़ेगी, यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक चीज़ लेने की वजह से आपको दूसरी चीज़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, इसको आप कहते हो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ दीज अर्निंग इज़ रिलेटिवली हाई, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिटेन अर्निंग की हाई होती है। अगर आप रिटेन अर्निंग रख रहे हो तो कल को आपको अपने शेयर होल्डर्स को ज़्यादा डिविडेंड देना पड़ेगा या ज़्यादा कोई चीज़ देनी पड़ेगी, तो इसका मतलब क्या है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग हाई होती है। क्यों हाई होती है? कल को आपको अपने शेयर होल्डर्स को ज़्यादा अमाउंट में डिविडेंड देना पड़ेगा, क्योंकि आज आप उनका प्रॉफिट मार रहे हो, उनका प्रॉफिट अपने पास रख रहे हो, तो कल को वो आपसे डिमांड करेंगे कि जी आपने पिछले साल हमारा प्रॉफिट रखा तब हमें हायर अमाउंट पे करें। Some companies do not give much importance to opportunity cost of these earning and invest into a sub marginal project. कुछ कंपनीज जो है इसको इतनी अहमियत नहीं देती, वो अपना रिटेन अर्निंग का पैसा उठा के किसी और प्रोजेक्ट के अंदर लगा देती हैं और अल्टीमेटली उनकी जो एनपीवी है वो मिल जाती है, उसमें रिड्यूस द शेयर होल्डर वैल्यू, जिसकी वजह से शेयर होल्डर की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। एनपीवी होती है नेट रिलायबल वैल्यू, मतलब आज जो आप पैसा लगाओगे, ठीक है, उसको उसकी प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर आप निकाल के देख लेते हो कि ये अल्टीमेटली मुझे कितना फ़ायदा देगा और कितना पैसा मेरे पास आएगा। तो कुछ कंपनीज क्या करती हैं, रिटेन अर्निंग को उठाकर उसमें लगा देती हैं और अपने शेयर होल्डर को कोई वैल्यू नहीं देती, जिसकी वजह से शेयर होल्डर की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। ये भी जो है वो इसका एक नुकसान है। इसको एक दफ़ा रीड कर लें। और क्या है, अमाउंट राइज थ्रू द एक्चुअल अर्निंग कुड बी लिमिटेड, एक्चुअल अर्निंग से जो अमाउंट राइज होती है वो लिमिटेड हो जाती है, ये भी इसका एक नुकसान है। इशूइंग शेयर फॉर कैश, कंपनी जो है वो अपने शेयर इशू करती है कैश के लिए। अगर कंपनी को फाइनेंस चाहिए, पैसा चाहिए, तो वो क्या करेगा, अगर अपना कैपिटल बढ़ाना चाहता है तो वो अपने शेयर इशू करेगा कैश के ऊपर। जब शेयर इशू करेगा लोग उसके शेयर लेंगे, मतलब कंपनी के अंदर ऑनर बनेंगे, तो अल्टीमेटली उसके पास क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। अब हमारे पास दो तरह की कंपनीज होती हैं, एक हमारे पास प्राइवेट कंपनी होती है, एक हमारे पास पब्लिक कंपनी होती है। प्राइवेट कंपनी क्या होती है, जो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड नहीं होती है, और पब्लिक कंपनी क्या होती है, जो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड होती है, जो इजीली स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जाकर अपने शेयर्स वगैरह को सेल कर सकती है। तो पब्लिक कंपनी आर ट्रेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, ये है पब्लिक कंपनी, ऐसी कंपनीज होती हैं जो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर अपने शेयर्स को बेच सकती हैं। जबकि प्राइवेट कंपनी जो है वो अपने शेयर्स को जनरल पब्लिक के अंदर जाकर नहीं बेच सकती, ये एक प्राइवेट कंपनी का नुकसान है। उसके अलावा दे कैन सेल शेयर प्राइवेटली टू इन्वेस्टर्स, या तो वो प्राइवेटली जाकर जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कहेंगे कि आएँ जी आप हमसे इन्वेस्ट करें, जो कि एक डिफ़िकल्ट मेथड है कि उनको इन्वेस्टर मिलें और वो विलिंग हो कि वो कैश में आकर इन्वेस्ट करें। ठीक है, प्राइवेट कंपनीज़ के अंदर ये एक नुकसान है। जबकि पब्लिक कंपनी क्या है, वो पब्लिकली स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती है, वो अपने शेयर जब इशू करना चाहे वो इशू कर लेती है, लोग जाके खरीद लेते हैं। लेकिन प्राइवेट वाले जाकर पब्लिकली ऑफर नहीं करते, वो कुछ बंदे ढूंढते हैं 4 5 6, उनसे जाके बातचीत करते हैं और उनको कहते हैं कि जी आए आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करें। अगर वो विलिंग होते हैं तब वो आकर हमारी कंपनी के अंदर जो है वो इन्वेस्ट कर देते हैं।
पब्लिक कंपनीज में ऑफर देयर शेयर्स टू द जनरल पब्लिक, पब्लिक कंपनी जो है वो ऑफर कर सकती है अपने शेयर जनरल पब्लिक को। मैनी पब्लिक कंपनीज अरेंज फॉर देयर शेयर्स टू बी ट्रेडेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज, मैंने जैसे अभी डिस्कस किया कि वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपने शेयर्स को जो है वो ट्रेड कर सकती हैं। स्टॉक एक्सचेंज कैन बी यूज बोथ एज अ मार्केट फॉर इशूइंग अ न्यू शेयर फॉर अ कैश एंड आल्सो सेकेंडरी मार्केट वेयर इन्वेस्टर्स कैन बाय और सेल एग्जिस्टिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी। स्टॉक एक्सचेंज में आप जो है वो शेयर इशू भी कर सकते हैं और जब चाहें आप जब उसको इशू करना चाहते हैं आप उसको जाएंगे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपने शेयर्स वगैरह को इशू कर सकते हैं। 3 मेन मेथड्स हैं अगर आप इशू करना चाह रहे हो कैश के ऊपर, उसके पास आपके पास 3 मेन मेथड्स हैं जिन मेथड्स को यूज़ करके आप अपने शेयर को इशू कर सकते हो। पहला क्या है कि इशूइंग अ न्यू शेयर फॉर अ परचेज बाय अ जनरल इन्वेस्टिंग पब्लिक, ठीक है, जिसे हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग भी से कहते हैं आईपीओ। इसके अंदर जो है वो आप जाकर मतलब आप क्या करते हो जब पहली दफ़ा अपने शेयर पब्लिक के अंदर ऑफर करना चाह रहे होते हो तो आप उसको कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इस मेथड के जरिए आप अपने शेयर इशू कर सकते हैं। या इशूइंग अ न्यू शेयर टू स्मॉल नंबर ऑफ सिलेक्टेड इन्वेस्टर, जितने आपने इन्वेस्टर रखे हुए हैं मतलब 4 5 6, उन्हीं को जाके कहते हो कि जी आप मज़ीद हमें कैश दें और मज़ीद हमारे शेयर ख़रीद लें, तो आप इस मेथड के ऊपर भी जा सकते हो। इसको क्या कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर, क्योंकि आपने सिलेक्टिव नंबर रखे होते हैं उनके पास जाते हैं और उनको कहते हैं, तो आप इसको प्राइवेटली जाके अपने शेयर खरीदने के लिए कह रहे हो। इशूइंग न्यू टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इन आ राइट इशू, आप क्या करते हो राइट इशू कर लेते हो। राइट इशू क्या होता है जो आपके शेयर होल्डर पहले ही हैं सबसे पहले उनको ऑफर करते हो कि जी कंपनी को कैश चाहिए, कंपनी को पैसा चाहिए, कंपनी अपने शेयर बेच रही है, तो जो पहले ही आपके पास आपके शेयर होल्डर मौजूद होते हैं वही कहते हैं जी हम इस शेयर को खरीद लेंगे, तो ये क्या होता है राइट इशू होता है। तो सबसे पहले आपको राइट इशू करना पड़ता है, यानी कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जाके कहना पड़ता है कि हमारे शेयर खरीदें। अगर वो नहीं खरीदेंगे तो फिर आप जो है वो आउटर वर्ल्ड यानी कि जो आपके बाहर के लोग हैं उनके पास आप जाएंगे। मेनली 2 टाइप्स ऑफ शेयर दैट अ कंपनी में इशू टू राइज इक्विटी, 2 तरह के शेयर्स होते हैं जिससे कंपनी अपने एक या तो कॉमन स्टॉक के जरिए या जो है वो प्रेफर्ड स्टॉक के जरिए, इन दो के जरिए कंपनी जो है वो अपने जो शेयर है कंपनी जो है अपनी इक्विटी को राइज कर सकती है। अब कुछ एडवांटेजेस भी हमारे पास। एडवांटेजेस क्या है अगर हम जो है वो इशूइंग शेयर ऑफ फॉर कैश की तरफ जाएंगे तो हमारे पास इसका क्या क्या एडवांटेज है। पहला एडवांटेजेस ये है व्हेन द कंपनी ऑब्टेन अ डेट्स इट हैज़ टू पे अ हाई इंटरेस्ट, अगर कंपनी डेट की तरफ जाएगी तो उसे इंटरेस्ट जो है वो हाई पे करना पड़ेगा, ठीक है, और उसको फिक्स पीरियड के लिए पेमेंट भी करनी पड़ेगी। जबकि अगर कंपनी इसकी तरफ जाएगी तो कंपनी को सिर्फ जो है वो डिविडेंड पे करना पड़ेगा, तो ये एक अच्छा एडवांटेजेस है कंपनी के लिए। इसी तरह अगर कंपनी कैन यूज़ द फंड ऑब्टेन थ्रू अ शेयर कैपिटल, अगर उसको यूज़ करती है यूज़ कर सकती है, लेकिन अगर वो डेट की तरफ जाएगी तो क्या होगा कंडीशंस होंगी उसके ऊपर कि आप इसको इस जगह पे यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपने इसको सिर्फ जिस मकसद के लिए उस मकसद तो स्पेसिफिक पर्पस होगा जिसकी वजह से आप जो है वो उसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप जो है वो इसको यूज़ करेंगे अपना शेयर इशूइंग फॉर कैश की तरफ जाएंगे तो फिर क्या होगा अल्टीमेटली आपके पास ये होगा कि आपको जो है वो अपने जो फंड्स हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हो, जहाँ इस्तेमाल करना चाहते हो वहाँ आप इस्तेमाल कर पाओगे। इन्वेस्टर फाइंड कंपनीज फाइनेंस थ्रू अ शेयर मोर इफेक्टिवली देन द कंपनीज फाइनेंस थ्रू अ डेट्स, इन्वेस्टर जो है वो कोशिश करते हैं कि कंपनी में शेयर की मदद में जो है वो इन्वेस्ट करें। क्यों? क्योंकि उनको इस तरह कंपनी के अंदर ऑनरशिप भी मिल जाती है, कंट्रोल भी मिल जाता है, तो उनकी कोशिश होती है कि डेट से वो इन्वेस्टमेंट ना करें, वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो वो शेयर लेकर जो है वो इन्वेस्टमेंट करें। सिंगल इसका जो है ये आपके पास कुछ फ़ायदे हैं, ये कंपनी को ग्रो करती है और उसकी मैनेजमेंट लीडरशिप की तरफ लेकर जाती है। और शेयर होल्डर क्या करते हैं वो कंपनी को बैंक्रप्सी की तरफ नहीं लेके जाते। अगर ऐसा हो रहा हो कंपनी फेल हो रही हो तो वो पेमेंट्स दे देते हैं जिससे फ़ायदा हो जाता है, जबकि क्रेडिटर को इससे कोई लेना देना नहीं होता। कंपनी फेल हो रही है नहीं क्योंकि उनको उनके पैसे रीपे होने होते हैं, उनको उनका इंटरेस्ट जो है वो मिलना होता है, तो ये भी इसका एक एडवांटेजेस है। और इसके बाद और इसका एडवांटेज क्या इशुएंस ऑफ शेयर टू एम्प्लॉयज़, आप एम्प्लॉयज़ को अपने शेयर इशू कर सकते हो जिससे जो है वो आपके जो स्टाफ मेंबर्स वगैरह हैं वो भी आपके शेयर जो है वो परचेज कर सकते हैं। अल्टीमेटली क्या होगा कि उनमें जो है वो काम करने की जो एबिलिटी है वो बढ़ेगी कि जी हम भी अब कंपनी के फलाह बहबूद के लिए उसके काम करें, उसकी उसमें मेहनत करें, हार्ड वर्किंग उनमें इंक्रीज़ होगी, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होगा कि आप अपने गोल्स को अचीव कर सकोगे और अपनी कंपनी को प्रॉफिटेबली की तरफ लेके जा सकोगे, तो ये भी जो है वो फ़ायदा हो सकता है।
डिसएडवांटेज में हमारे पास क्या है कि कंपनी में उनकी ऑनरशिप हो जाती है, क्योंकि जब वो शेयर खरीद लेते हैं तो वो ऑनर बन जाते हैं कंपनी के, और वो कंपनी के जो है वो उसके अंदर क्या हो सकता है, उनकी जो है वो ऑनरशिप हो जाती है। और अगर उनके पास ज़्यादा रेशो हो तो उनके ऊपर कंपनी का कंट्रोल भी हो सकता है, और वो डिसाइड कर सकते हैं कल को कंपनी का प्रॉफिट क्या हो, किस तरह लेके चले, कंपनी कितना जो है वो डिविडेंड पे करे। वही अगेन, जिसके पास मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर होगा, शेयर होल्डिंग होगी, वो क्या करेगा, कंपनी के फैसलों पे भी जो है वो फैसले भी ले सकता है। वो सोच सकता है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होना चाहिए, किस तरह कंपनी को लेके जाना चाहिए, इसके सोल्यूशंस क्या होने चाहिए। तो ये भी डिसएडवांटेज है, क्योंकि जब वो ऑनर बन जाते हैं, उनके जब शेयर होल्डिंग ज़्यादा हो जाती है, तो वो फिर डिसाइड कर सकते हैं कि कंपनी को किस तरफ लेके जाना है, किस अंदाज में इसको चलना चाहिए, क्या जो है वो होना चाहिए। उसके बाद कंपनी के ऊपर जो है कुछ रेलिवेंट लॉज भी लग जाते हैं। जब कंपनी शेयर इशू की तरफ जाती है तो उसके ऊपर कुछ लॉज लग जाते हैं जिसको उनको फॉलो करना पड़ता है। तो कंपनी में रिक्वायर टू मेक अ कंप्लाइंस विद द रेलिवेंट लॉज। अगर कंपनी ऐसा नहीं करती तो कंपनी को जो है वो उसके कंसिक्वेंसेस उठाने पड़ते हैं, ह्यूज कंसिक्वेंसेस उसको फेसेस करने पड़ते हैं। तो ये भी एक इसका नुकसान है कि अगर आप इशू शेयर की तरफ जाएंगे, एक तो उनकी ऑनरशिप आ जाएगी, दूसरा ये है कि वो डिसाइड कर सकते हैं कंपनी का कंट्रोल क्या होना चाहिए, किस तरह जो है इसके डिसीजन लेने चाहिए। दूसरा क्या है कि अगर कंपनी इशू शेयर की तरफ जाएगी तो कंपनी के ऊपर कुछ रेलिवेंट लॉज भी लग जाएंगे जिसको कंपनी को जो है वो उनके ऊपर अमल दरामद करना होगा। शेयर सेलिंग करना जो है वो लेंथी है, इसमें जो है वो टाइम प्रोसेस लगता है, काफ़ी कॉस्ट भी जो है वो आपकी लगती है। पब्लिक कंपनीज रिक्वायर्स टू प्रोवाइड लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिकली विच इज़ कॉस्टली प्रोसेस। अगर कंपनी जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है तो उसको क्या करना पड़ता है, काफ़ी जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, जिसके बाद जो है वो कंपनी क्या करेगी, कंपनी का जो है वो फिर जाकर स्टॉक एक्सचेंज पे अपना शेयर इशू कर सकती है, क्योंकि कंपनी को रजिस्टर होना पड़ेगा, काफ़ी अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, अपने आर्टिकल मेमोरेंडम ईच एंड एवरीथिंग उसको अपनी मेंटेन रखनी पड़ेगी, जिसके बाद ही वो अपने शेयर्स वगैरह इशू कर सकेंगे। तो ये कुछ जो है वो उसके डिसएडवांटेजेस थे, कुछ जो है हमने अभी इसके एडवांटेजेस भी पढ़े। फिर हमारे पास आ जाता है जी प्रेफरेंस स्टॉक, जिसे हम प्रेफरेंस शेयर भी कहते हैं। अनदर फॉर्म ऑफ इशूइंग अ न्यू शेयर, अगर आप नए शेयर इशू करना चाह रहे हैं तो आपके पास प्रेफरेंस शेयर भी होते हैं। ये इससे भी जो है आप अपनी इक्विटी को राइज कर सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर और कॉमन शेयर गिव्स शेयर होल्डर ऑनरशिप इन अ कंपनी, ये कंपनी में दोनों जो है वो ऑनरशिप देते हैं। दे कम विद अ डिफरेंस शेयर होल्डिंग राइट्स, इनके डिफरेंट शेयर होल्डिंग राइट्स होते हैं, प्रेफरेंस के अलग होते हैं और कॉमन के जो हैं वो अलग होते हैं। वो हम डिस्कस करेंगे। प्रेफरेंस को एक फिक्स्ड अमाउंट दी जाती है, प्रेफरेंस का जो होता है वो एक फिक्स्ड रेट उनके ऊपर लगता है, उनको एनुअली जो है वो फिक्स डिविडेंड मिलता है। इसी तरह प्रेफरेंस को जो डिविडेंड दिया जाता है वो आफ्टर टैक्स ऑफ प्रॉफिट में से दिया जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन होती है। प्रेफरेंस शेयर आल्सो नोन एज प्रेफर्ड शेयर, जो आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं इनको हम जो है वो प्रेफर्ड शेयर्स भी कह सकते हैं। हैव द एडवांटेजेस ऑफ हायर पेरियोरिटी क्लेम टू द एसेट ऑफ अ, इनके पास जो है वो एक अपॉर्चुनिटी होती है कि ये जो है वो हायर क्लेम कर सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ हायर पेरियोरिटी टू क्लेम टू द एसेट, उसके ऊपर जो है वो हायर क्लेम कर सकते हैं। अगर इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है तो इनके ऊपर एक फिक्स्ड रेट लगता है जिसके ऊपर जो है वो इनको इंटरेस्ट मिलता है, फिक्स्ड डिविडेंड जो है वो प्रेफरेंस शेयर को प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन इनके पास जो है वो वोटिंग राइट नहीं होता। प्रेफरेंस शेयर वालों को फिक्स डिविडेंड दिया जाता है, लेकिन इनके पास जो वोटिंग राइट है वो नहीं होता। जबकि अगर हम उसकी बात करें, दे डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट, लेकिन इनको आप बाद में कन्वर्ट कर सकते हो कॉमन शेयर के अंदर। अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहो तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। अब हम कुछ जो है वो फीचर्स पढ़ते हैं प्रेफरेंस शेयर के। पहला फीचर क्या है कि इनको जो डिविडेंड मिलता है वो फिक्स रेट के ऊपर मिलता है। उसके बाद दूसरा फीचर क्या है, इनको जो डिविडेंड मिलता है वो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट, यानी कि टैक्स निकालने के बाद जो हमारे पास प्रॉफिट बचता है उसके अंदर से जो है वो इनको डिविडेंड प्रोवाइड किया जाता है। प्रेफरेंस शेयर विल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव डिविडेंड आउट ऑफ द प्रॉफिट बिफोर एनी रिमेनिंग प्रॉफिट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ऑर्डनरी शेयर। ऑर्डनरी शेयर से पहले, एक हमारे पास ऑर्डनरी शेयर भी होते हैं, उनसे पहले जो है वो प्रेफरेंस शेयर को अमाउंट दी जाती है। कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन, अगर कंपनी जो है वो लिक्विडेशन की तरफ जा रही हो यानी कि ख़त्म हो रही हो तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को जो है वो अमाउंट दी जाती है, उनका जो बनता है। उसके बाद जो है ऑर्डनरी शेयर्स जो होते हैं उनकी तरफ जाते हैं। प्रेफरेंस शेयर आर फेयरली अनकॉमन विद अ फ्यू एक्सटेंशंस, और इशूइंग फ्रॉम प्रेफर्ड स्टॉक इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन द डेट, और ये जो है वो मोर एक्सपेंसिव होता है डेट से, बिकॉज
इट्स डिविडेंड आर नॉट टैक्स डिडक्टेबल, इसका जो डिविडेंड होता है वो नॉट टैक्स डिडक्टेबल होता है, एंड इट इज़ क्लेम आर सेकेंडरी टू दोज ऑफ डेट होल्डर बट लेस एक्सपेंसिव देन द कॉमन स्टॉक। कॉमन स्टॉक से ये कम एक्सपेंसिव होता है, लेकिन अपना अगर हम डेट की तरफ जाएं तो डेट से ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। फिर इसके बाद हमारे पास कुछ एडवांटेजेस हैं इसके। पहला एडवांटेजेस क्या है कि आपको जो है वो फिक्स डिविडेंड मिलेगा। दूसरा एडवांटेज क्या है, डिविडेंड डू नॉट हैव टू पेड अनलेस द कंपनी कैन डिविडेंड डू नॉट हैव टू बी पेड अनलेस, कंपनी ऐसा नहीं करती कि आपका डिविडेंड जो है वो पे ना करे। अगर कंपनी जो है वो अफोर्ड ना कर सकती हो पे करने को, फिर जो है वो उसको रोकती है, अदरवाइज कंपनी जो है वो आपका जो भी डिविडेंड होता है वो आपको पे करती ही करती है। अगर कंपनी आपको डिविडेंड ना दे प्रेफरेंस शेयर के केस में, तो आपको इंटरेस्ट देती है उसके ऊपर, ये भी इसका एक फ़ायदा है। इसको इशू करना ईजी है, ये इसका फ़ायदा है। Amount that raised by selling a preference share does not have to be repaid back by the company. कंपनी जो है उसको रीपे नहीं करती। Such funds may be used for a company long term growth strategy. तो कंपनी इसको लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्ट्रेटजी के लिए जो है वो यूज़ कर लेती है, तो उसको रीपे नहीं करती। और प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट, ये भी इसका एडवांटेज है कि प्रेफरेंस शेयर्स अगर हम इशू कर रहे हैं तो इनका जो है वो वोटिंग राइट नहीं होता। और क्या है, ये सारे एडवांटेज हम कंपनी के केस में सोच रहे हैं, कंपनी के लिए क्या क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। दे डू नॉट हैव कंट्रोल ओवर द उसके जो कंपनी की जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर इनका कंट्रोल नहीं होता। और प्रेफरेंस शेयर क्या क्या होता है, प्रियोरिटी ओवर अ कॉमन शेयर्स, इनके ऊपर जो प्रियोरिटी होती है वो कॉमन शेयर्स के ऊपर होती है। ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंस प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए। और प्रेफरेंस शेयर नीड टू बी पेड ऑन अ हायर पीरियोरिटी बेसिस, और प्रेफरेंस शेयर को क्या किया जाता है, हायर पीरियोरिटी बेसिस के ऊपर दिया जाता है अगर कंपनी जो है वो लिक्विडेशन में जा रही है। वही जो इसके फीचर्स हैं उसी को जो है वो एडवांटेजेस में कन्वर्ट कर दिया। डिसएडवांटेजेस में क्या है कि डिविडेंड आर नॉट एन एलोकेबल कॉस्ट फॉर अ टैक्स पर्पस, टैक्स के लिए जो है वो क्योंकि आफ्टर टैक्स में देते हैं, तो ये इसका जो है वो डिसएडवांटेज है। उसके बाद क्या है, एनुअल डिविडेंड इज फिक्स डिविडेंड, उनको फिक्स डिविडेंड देना है कंपनी ने, और अगर डिविडेंड नहीं देगी तो उसके ऊपर क्या देना पड़ेगा, उसको इंटरेस्ट देनी पड़ेगी रिगार्डलेस ऑफ वॉल्यूम ऑफ द प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हुआ है इससे उनको कोई लेना देना नहीं, उनको अपना फिक्स डिविडेंड जो चाहिए वो उनको चाहिए। इट इज़ कॉस्टली इन अ लॉन्गर टर्म, अगर हम लॉन्गर टर्म में इसको कंपेयर करें तो ये कॉस्टली होता है। लॉन्ग टर्म डेट इन्वेस्टमेंट से अगर हम कंपेयर करें तो ये कॉस्टली होता है। एज द डिविडेंड चार्ज इज़ हायर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर इसकी डिविडेंड जो चार्ज किया जाता है वो हायर होता है एज़ कम्पेयर टू अगर डेट की तरफ जाए तो उसका इंटरेस्ट रेट जो है वो कम होता है। और प्रेफर्ड शेयर जो है वो हाई रिटर्न चाहते हैं, जिसकी वजह से रिस्क भी ग्रेट होता है। Cumulative preference share, which are the most commonly used preference share जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, इन केस ऑफ कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर इफ द कंपनी इज अनएबल्स टू पे द डिविडेंड फॉर वन ऑफ द पर्टिकुलरली, अगर एक साल के लिए कंपनी डिविडेंड ना दे तो क्या करेगी, डिविडेंड उसका जमा हो जाएगा, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट साल के ऊपर। अगर आज 100 रुपया देना है तो अगले साल ये 100 रुपया अगले साल जाके फिर पेएबल होगा, आपको 100 रुपया देना ही पड़ेगा। दिस मीन दैट इट माइट बी, ये क्या होगा, कंपनी को देना ही देना है, जो मर्जी हो जाए इससे बच नहीं सकती, तो ये भी इसका एक नुकसान है। बेशक उसके पास इतना प्रॉफिट हुआ हो या ना हुआ, उसको अगर 100 रुपया देना है तो उसको पे करना ही करना। सिर्फ और सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है वो अपने शेयर्स को सेल कर सकती है जनरल पब्लिक के अंदर ऑन द स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, जैसे अभी हम पीछे डिस्कस करके आए थे। अब हम देखते हैं डेट वर्सेस इक्विटी फाइनेंसिंग को। अगर हम पीकिंग ऑर्डर थ्योरी की तरफ जाएं, अ कंपनी शुड प्रेफर टू फाइनेंस इटसेल्फ इन द फॉलोइंग ऑर्डर, तो वो फाइनेंस को प्रेफर करेगी
कुछ इन वजूहात की वजह से। अगर आपके पास डेट फाइनेंसिंग है या इक्विटी फाइनेंसिंग है तो आप प्रेफर किसको करोगे, फाइनेंस को। किस तरह, फर्स्ट सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले अगर आपके पास डेट और इक्विटी फाइनेंसिंग है तो सबसे पहले आप किसको चूज करोगे, सबसे पहले आप रिटेन अर्निंग की तरफ जाओगे, क्योंकि ये ईजी होता है और इससे फ़ायदा भी होता है कंपनी को। डेट फाइनेंस इक्विटी फाइनेंसिंग के बाद सॉरी रिटेन अर्निंग की तरफ आप सबसे पहले जाओगे। सबसे पहले आप किसी तरफ जाओगे, रिटेन अर्निंग की तरफ जाओगे। अगर रिटेन अर्निंग नहीं है तो फिर आप जाओगे डेट की तरफ, और अगर डेट भी नहीं है तो फिर कंपनी लास्ट पे जाती है इशूइंग ऑफ न्यू शेयर की तरफ या इशूइंग अ न्यू कैपिटल की तरफ, उससे पहले नहीं जाती। तो अगर आप कोई आपसे पता करना चाहे कि जी कंपनी के पास डेट और इक्विटी फाइनेंसिंग है, सारी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, कंपनी सबसे पहले किसकी तरफ जाएगी, रिटेन अर्निंग की तरफ जाएगी, उसके बाद जो है वो डेट की तरफ जाएगी, उसके बाद जो है वो कंपनी न्यू शेयर की को इशू करने की तरफ जो है वो जाएगी। अब यहाँ पे मेजर डिफरेंस क्या होगा है डेट फाइनेंसिंग और इक्विटी फाइनेंसिंग के अंदर। कंप्लीट डिटेल में अल्हम्दुलिल्लाह हम डिस्कस करके आ चुके हैं, इतने मेच्योर हो चुके हैं कि अब डेट फाइनेंसिंग और इक्विटी फाइनेंसिंग को हम समझ सकें। सबसे पहले चीज़, अगर हम टैक्स ट्रीटमेंट की तरफ जाएं तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्स डिडक्टेबल होता है, जबकि यहाँ पर जो डिविडेंड मिलता है नॉट टैक्स डिडक्टेबल होता है। ठीक है, पेड फ्रॉम आफ्टर टैक्स इनकम के बाद जो है वो पे किया जाता है। यहाँ पे कंपनी को रीपे नहीं करना होता इक्विटी, जबकि यहाँ पे क्या करना होता है, प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल जो है वो उसको करनी होती है, क्योंकि उसने लोन लिया, लोन में उसको प्रिंसिपल की रीपेमेंट करनी है। यहाँ पे कंपनी की ऑब्लिगेशन क्या होती है, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, जबकि इक्विटी ऑनर के अंदर क्या होता है, रेजिडुअल क्लेम ऑन इनकम होती है, यानी कि डिविडेंड आर पेड आफ्टर पेइंग द इंटरेस्ट, उसके बाद जो डिविडेंड देना पड़ता है। नो ऑब्लिगेशन टू पे द डिविडेंड, वहाँ पे ऑब्लिगेशन है, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है। यहाँ पे जो है वो वोटिंग राइट होता है, और यहाँ पे क्विक शेयर वगैरह आपको मेंटेन करनी पड़ती है, करंट रेशो वगैरह आपको मेंटेन करनी पड़ती है यहाँ पर। तो ये सिचुएशन थी। कोई क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे हम लोगों का जो है वो ये चैप्टर एंड होता है। आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो। आप इस चैप्टर का अगर टेस्ट सेशन देना चाहते हो तो आप इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर लो। अगर आप मिड और मॉक देना चाहते हो तब भी आप जो है वो इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो।